अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और चले अब हम बिना वक्त ज़ायके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा, तो जो नाम जो है पहले पढ़ना चाहता है तो आप लोग लास्ट पे जाके देख सकते हैं। ये मंजर डिफेंस के इलाके में खड़े इस खूबसूरत बंगले का है, जिसमें रहने वाला हर शख्स आज से हमारे खुशी की हवा में फिर रहा है। वजह घर के दो बड़े बच्चों का निकाह था, जिसने इस बंगले में रहने वाले दो भाइयों की मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दिया था। जमील साहब और असगर साहब पिछले 25 साल से इस बंगले में मुकीम थे। दोनों में बेहद मोहब्बत थी। हमेशा से एक ही बिजनेस, एक ही घर और अब बच्चों के निकाह ने उन्हें मज़ीद जोड़ दिया था। इनकी बेगमात दिलशाद बेगम और शगुफ्ता बेगम भी सगी बहनें थीं। जमील साहब और दिलशाद बेगम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इनकी सबसे बड़ी बेटी आयशा थी, जो इस वक्त 18 साल की थी। आयशा के बाद 1 अरसे तक इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। फिर अल्लाह ने इन्हें 3 बार जुड़वा बच्चों से नवाजा। आयशा के बाद 8 साल उमर और रिमशा थे। इनके बाद 7 साल अली और अनुशे थे और इसके बाद 6 साल ज़िशान और नाजिश थे। यही हाल असगर साहब और शगुफ्ता बेगम का भी था। इनका सबसे बड़ा बेटा 19 साल असद था, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें भी अरसे बाद हूबहू 3 जोड़ियाँ अता की थी। इसके बाद 9 साल अहमद और दानिश, इसके बाद 7 साल तैमूर और ज़मर, इसके बाद 6 साल हादी और फातिमा थे। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। जमील साहब और असगर साहब की इकलौती बहन ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा था, आमीन। ज़ैनब, तुम ख़याम को नहीं लाई? दिलशाद बेगम ने ज़ैनब बेगम और हसन साहब के इकलौते बेटे ख़याम के बारे में पूछा। इनकी शादी को 17 साल हो चुके थे, पर शादी के 14 साल बाद भी इनके यहाँ औलाद ना हुई तो वह शदीद मायूस रहने लगे। ऐसे में लोगों के ताने और तंज़ इनके लिए जलती पर नमक छिड़कने का काम करते थे। ससुराल के नाम पर इनके पास सिर्फ देवर थे, जिनकी 2 बेटियाँ थीं। फ़ैज़ान साहब और रज़िया बेगम ने भरपूर कोशिश की हसन साहब की दूसरी शादी करवाने की, पर वो ये कह कर टाल देते कि अगर इनकी किस्मत में औलाद हुई तो ज़ैनब से ही हो जाएगी। लेकिन ये ज़माना और इसके लोग कहाँ समझते हैं। किसी को लोगों की बातों से तंग आकर हसन साहब ज़ैनब बेगम को लेकर दुबई शिफ्ट हो गए थे, जहाँ 1 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें ख़याम से नवाजा था। ख़याम की पैदाइश के फ़ौरन बाद हसन साहब वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने ख़याम हाउस के नाम से खूबसूरत बंगला बनवाया, जहाँ वो और ज़ैनब अपनी ज़िंदगी के कुल हासिल क़याम के साथ एक अलग ही आशियाना बनाए बैठे थे। बस सो रहा था तो मैं नहीं लाई। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा था, ये क्या बात हुई पप्पू, आप इसे भी ले आती ना। आयशा ने कहा था, अरे भाई अभी इसे इतना ना उछलो दुल्हन साहिबा, हमारे जाने के बाद तुमने ही संभालना है इसे। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, वो आज उम्रे पर रवाना हो रहे थे। फिर पप्पू आप ही तो अब खुद ही बिजी होने वाली हैं क्यों? असद भाई पास खड़े उमर ने शरीर लहजे में कहा, जिस पर आयशा ने घूरा था। और चुप, असद ने इसे टोका। लाला अभी से इतनी हिमायत? हादिया ने कहा। बारी बारी सभी बच्चे ने छेड़ने लगे थे। चले अब निकलना चाहिए, असगर साहब ने कहा, जिस पर सभी उठ गए थे। इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। शगुफ्ता बेगम सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई। इनके साथ बाकी भी सारे बैठ गए थे। ज़ैनब जाते जाते एक ख्याल के तहत मुड़ी और आयशा के दोनों हाथ थामे, मेरे ख़याम का ध्यान रखना आयशा। वो कोई सोना चांदी नहीं है, ना ही कोई हीरा है। वो मेरी ज़िंदगी की कुल कायनात है, मेरा मोती है। वो पानी में डूबे सीप का मोती है, बेहद शफाफ। इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझसे वादा करो आयशा, तुम मेरे मोती का ख्याल रखोगी। ज़ैनब इसकी आंखों में देखकर न जाने किस कैफियत से कह रही थी, मैं वादा करती हूँ बुआ, आपकी मोती का ख्याल रखूँगी, आप बेफिक्र रहें। आयशा के कहने पर उन्होंने मोहब्बत से इसका माथा चूमा और गाड़ी में सवार हो गई और देखते देखते गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई थी। हेलो जी, कौन? आयशा ने ज़ैनब के घर के नंबर पर फ़ोन किया तो कोई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, आयशा बात कर रही हूँ, ज़ैनब अप्पू की भतीजी। क्या मैं ख़याम से बात कर सकती हूँ? जी मैम, आप होल्ड करें, मैं ख़याम सर को बुलाती हूँ। रोज़ी जो कि ख़याम की केयर टेकर थी, इसने कहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर किसी बच्चे की आवाज़ गूंज रही थी। वालेकुम सलाम। ख़याम कैसे हो? आयशा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कौन हो? ख़याम ने जवाब देकर पूछा। मैं आयशा बात कर रही हूँ, आपके बड़े मामू की बेटी। पहचाना मुझे? आयशा ने तारुफ़ करवाना चाहा कि चूँकि ख़याम बहुत कम बार ही अपने ननिहाल आया था, तो इससे किसी का कुछ ख़ास इल्म नहीं था। जी मामा ने बताया था आपके बारे में, ख़याम ने कहा। अच्छा, क्या बताया था? आयशा ने तजस्सुस से पूछा। ये कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी आप ही तुम्हें कॉल करेंगी और ये भी कहना कि आयशा आप ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी और मैं आपको बिल्कुल भी तंग ना करूँ। ख़याम ने पूरी बात बताई। अच्छा तो बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे अकेले? आयशा ने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस मैं मामा पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। ख़याम का लहजा आखिर में अफसरदा हो गया था। ओ तो आप इनको कॉल कर लेना और परेशान ना हो, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको रोज़ इसी नंबर से कॉल करूँगी। ओके, आयशा ने कहा। ओके आप ही, थैंक यू। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ख़याम ने कॉल काट दी। दूसरी तरफ आयशा भी इसे बात करके मुतमिन होकर उठी थी। अब मामूल ये था कि आयशा और असद मिलकर बच्चों और पूरे घर को संभाल रहे थे। असद पढ़ाई के साथ बिजनेस भी देख रहा था, जबकि आयशा अपनी पढ़ाई के साथ बच्चों को और घर को भी देख रही थी। इन दौरान वो बाकायदगी से ख़याम से बात करते। ख़याम ने इसे कभी देखा ना
था, पर वो फ़ोन पर ही इससे काफ़ी मायूस हो गया था। वो अक्सर घंटों इससे बात करता था, इसके देर से फ़ोन करने पर नाराज़ होता। दूसरी तरफ आयशा को भी इससे ख़ुसूसी लगाव होता गया था। वजह इनमें होने वाली गुफ्तगू थी। अभी मैं बस शूज़ पहन रहा हूँ, आप देखना मैं मामा पापा के आने से पहले पहुँच जाऊँगा। क़याम जल्दी से शूज़ पहनता हुआ साथ आयशा से बात कर रहा था और ज़ैनब लोग वापस आ रहे थे। मेरी जान, आराम से, आप लेट हो चुके हो, आपके असद भाई तो अब वापस आने वाले होंगे सबको लेकर। आयशा ने कहा था, नहीं आप देखना मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। क़याम एतमाद से बोला था, लो जी आ भी गए वो लोग, तुम आराम से आना। आयशा ने असद को अंदर आते देखा तो कहा था, आप ही मेरी मामा से बात करवाएं ना। क़याम ने चह कर कहा, दूसरी जानिब आयशा ने कोई जवाब ना दिया। वो बस अकेले आते असद को देख रही थी, जिसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे वो रोकर आया हो। असद क्या हुआ, आप अकेले क्यों आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? आयशा ने घबराते हुए पूछा था। इसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। बाकी बच्चे भी असद की तरफ मुतवज्जा हुए थे। आयशा, पापा लोगों का प्लान क्रैश हो गया। असद इतना बोलकर फूट कर रो दिया था, जबकि इसकी बात आयशा और फ़ोन न सुनता। क़याम दोनों सुनते शश रह गए थे। मामा पापा, बाकी बच्चे रो रहे थे। असद और आयशा सबको साथ लगाए ज़मीन पर बैठे रो रहे थे। दूसरी जानब क़याम को समझ नहीं आ रही थी वो किसके गले लगकर रोए। लम्हों में इन पर क़यामत टूट पड़ी थी। पल भर में वो सभी माँ बाप के साय से महरूम हो गए थे और ये इनकी बदकिस्मती ही थी कि आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं पाए थे। वक्त का काम है गुजरना, सुबह गुजर जाता है। आज इस वाक़े को पूरे 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में पूरे घर में अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। कोई किसी से बात ना करता, सभी दुखी थे, पर वो जानते थे कि अब इन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदार कुछ दिन आते रहे, फिर इनके लिए ये वाक़या पुराना हो गया। अब इस घर में मुकीम 14 ज़ी नफ्स हर वक्त एक दूसरे से नज़र चुराते रहते थे। इस दौरान असद ने खुद को संभाले रखा। वो समझ गया था कि अब इसने सबकी कफ़ालत इसने ही करनी है, क्योंकि वो किसी रिश्तेदार पर एतबार नहीं कर सकता था, क्योंकि यतीमों के साथ जो सलूक हमारा मुआशरा करता है वो मुहताज में नहीं किया जा सकता। इसलिए असद ने जमील साहब के बचपन के दोस्त और बिज़नेस पार्टनर फ़ारूकी साहब के साथ मिलकर बिज़नेस की भागदौड़ संभालनी शुरू कर दी थी। दूसरी जानब आयशा ने भी अब खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। वजह इनके छोटे बहन भाई थे, जो कि अब इसकी ज़िम्मेदारी थी। इस दौरान इसने सिर्फ एक ही क़याम को कॉल की थी, और वो भी इसकी चची ने उठाई थी। वो लोग हसन साहब की वफ़ात के अगले दिन इसके घर शिफ्ट हो गए थे, जिस पर आयशा भी क़याम की तरफ से मुतमिन हो गई थी। पर दूसरी जानब क़याम के ख्याल से इससे सिर्फ इसका खुदा ही वाकिफ़ था। अली, ज़ुमर खाना खाओ। आयशा ने इन्हें ऐसे ही बैठा देखकर कहा था, आप ही दिल नहीं चाह रहा? उमर नम आंखों से बोला था, मेरी जान, दिल ना चाहे पर खाना तो है ना। अल्लाह अपने बंदों को आज़माइश में मुब्तला करता है, सिर्फ इसके ईमान के इम्तिहान के लिए, इनके ईमान के इम्तिहान के लिए। और वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं। इसलिए चलो शाबाश, अभी जल्दी से खाना खाओ। आयशा के बोलने पर वो सभी ज़बरदस्ती नवाले लेने लगे थे। आयशा, तुमने क़याम की खबर ली? असद ने पूछा था। नहीं, इस दिन के बाद मेरे जहन में नहीं रहा, आज करती हूँ फ़ोन। आयशा ने कहा, ठीक है, देख लो, अगर वो वहाँ ठीक नहीं है तो फिर हम इसे यहाँ ले आते हैं। मुझे वैसे भी इसके चचा अच्छे नहीं लगते, लालची से हैं। असद के कहने पर आयशा तशवीश में पड़ गई थी। हेलो जी, कौन? किसी औरत ने कॉल उठाई थी। अस्सलाम वालेकुम, आयशा बात कर रही हूँ, मुझे क़याम से बात करनी है। आयशा ने कहा, इस वक्त क़याम सो रहा है, जब उठेगा तो कर लेना। रज़िया बेगम ने कहकर फ़ोन रख दिया। दूसरी जानिब आयशा को इसके अंदाज़ ने शशोपंच में मुब्तला कर दिया था। पता नहीं क़याम वहाँ ठीक होगा भी या नहीं। चची, मुझे आप ही से बात करनी है, क़याम ने कहा था। वह चुप कर, तेरे ये चौंचले नहीं देखने वाली मैं, समझे, सब पता है मुझे। फ़ोन पर तूने हमारी बुराइयां ही करनी है कि चची मुझे मारती है, खाना भी नहीं देती। खबरदार जो फ़ोन को छुआ भी, वरना हाथ तोड़ दूँगी तेरे। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। रज़िया बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर आंसू साफ़ करता स्टोर की तरफ चल दिया, जो पिछले 10 दिनों से इसका कमरा बना हुआ था। पूरे घर और बिज़नेस पर असगर साहब काबिज़ हो चुके थे। क़याम अपने ही घर में कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दिन भर रज़िया बेगम की जली घटी बातें सुनने के बाद खाने के नाम पर सिर्फ चंद वाले और बात पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे इसके एहसास में महरूमी को मज़ीद बढ़ा दिया था। ऐसे में इसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी, और वो थी आयशा। जमील इसे इंतज़ार था तो वो बस इसका। वो जानता था अगर इसे कोई इस कैद से निकाल सकता है वो सिर्फ आयशा ही है। इसलिए वो खामोशी से सब सह रहा था, पर दिन ब दिन इसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। पर इस दिन वो उम्मीद से जाग रहा था आज आयशा से ले जाएगी। पर हर रात वो आंखों में मायूसी के ढेरों आंसू लिए स्टोर में सो जाता। यही तो इस दुनिया और उसके बशिंदों की आदत थी, जिसके सर से साहिबान छिन जाता है, इसे पत्थरों पर घसीटने से भी गुरेज न करते। यही हाल इस वक्त मेरे अमीर क़याम हसन का भी था, पर वो बेबस था। आयशा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने आयशा को फ़ोन हाथ में पकड़े गहरी सोच में गुम पाकर पूछा था। कुछ नहीं, बस क़याम की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं कैसा होगा। आयशा ने पूछा, तो क्या तुम्हारी बात नहीं हुई इससे? नहीं, मैंने कॉल की थी, पर इसकी चची ने कहकर कॉल काट दी कि वो सो रहा है। आयशा ने बताया, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब वो उठेगा तो कर लेना बात। पता नहीं, मुझे इनका लहजा ठीक नहीं लगा। उफ, परेशान ना हो, इनके बात करने का अंदाज़ ही ऐसा है। कल कर लेना कॉल, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। असद ने कहा, जिस पर मुस्कुराती हुई चल दी थी, पर कुछ तो था जिससे इसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। हाय क़याम, मनहूस मारे, ये क्या कर दिया? नई शर्ट जला दी अपने चचा की। रज़िया बेगम जली हुई शर्ट को देखकर गुस्से से सहमे क़याम को देख रही थी।
चची जान गलती से चल गई। क़याम फ़ौरन बोला था, गलती से? हाँ, रोक, अभी बताती हूँ तुझे। हाथ टूटे हैं ना तेरे, जो एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा। रज़िया ने इतना बोलकर इसका हाथ पकड़ा। इस्त्री स्टैंड पर रखा था और पास पर ही इस्त्री उठाई थी। नहीं चची प्लीज़। सॉरी। क़याम इनकी तैयारी देखकर अपना बाजू छुड़वाता बोला था, इस बार सज़ा मिलेगी ना तो आइंदा गलती नहीं होगी। रज़िया ने इतना बोलकर इस्त्री इसके नन्हे से बाजू पर रख दी थी। क़याम दर से चीख उठा था, अब जा दफ़ा हो जाए, इधर से वरना दूसरा हाथ भी जला दूँगी। रज़िया बस इतना बोलकर इसका हाथ छोड़ा, जिस पर भागता हुआ किचन में आया था। नल जला के इसके नीचे बाजू रखा, पर दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और तुम इधर क्या कर रहे हो? जाओ दफ़ा हो जाओ इधर से। कितनी बार कहा है हमारे घर इस तरह ना घुमा करो। रज़िया बेगम की 5 साला मरियम ने कारे से इसे कहा, जिस पर आंसू से भीगा चेहरा लिए स्टोर में भाग गया था। स्टोर के ठंडे फर्श पर लेटे इसकी सिसकियां माहौल में गूंज रही थी। एक तरफ माँ बाप की जुदाई, दूसरी तरफ रज़िया बेगम के बढ़ते जुल्म इसके लिए दूसरी तकलीफ का बायस बन रहे थे। आज उसे खाने को कुछ ना मिला था, ऊपर से मुसलसल दिन पर किए जाने वाले काम की वजह से बुखार हो चुका था। अब जले बाजू की दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे अपने पास बुला ले। वैसे ज़दा माहौल में इसके नन्हे होंठों से दुआ निकली थी, अल्लाह ताला प्लीज़ अपना कोई एंजल भेज दे। अंदर सहते लबों से एक और सदा निकली थी, अल्लाह ताला प्लीज़ आयशा आपी को भेज दे। इसके दरमियान जाने वाली इस मासूम जान की दुआ आखिरी दुआ थी। इसके बाद वो बस यूं ही सिसकता रहा। इन सिसकियों के दरमियान अचानक कब इसकी आंख लगी इसे पता नहीं चला। वो साल समुद्र पर खड़ी थी। शाम का वक्त था, सूरज आधा गरूब हो चुका था। परिंदे दिन भर की उड़ान के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। शाम की ठंडी हवाएं हर तरफ सकूनत तारी किए हुई थी और रेत पर नंगे पांव खड़ी ढलते सूरज को देख रही थी। हवा के झोंके इसके बालों को उड़ा रहे थे। माहौल में खामोशी थी, गहरी खामोशी। लहरें भी खामोश साहिल तक आती और इस खामोशी से लौट जाती। वो आंखें बंद किए ठंडी हवा में सांस ले रही थी। दफ्तर से एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा, अपने सामने खड़े वजूद को देखकर इसका सांस थम गया था। आंखें हैरत से फैल गई, होंठ बेयकीनी से खुल गए थे। पुप्पो जान आवाज़ सरगोशी की मानी थी। ज़ैनब इसके सामने खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, चेहरे के गिर्द सफ़ेद रंग का हिजाब किया हुआ था। इससे बढ़ते अंधेरे में इसका वजूद चमक रहा था, पर वो सिर्फ इनकी आंखों में देख रही थी। वो आंखें जो हमेशा इसके लिए नरमी लिए होती थी, लेकिन आज जिसमें दुख और तकलीफ था, शिकवा था। उन्होंने इसकी आंखों में देखते अपना हाथ खोले, जिसमें एक छोटा सा सीप था। वो गौर से सीप को देख रही थी, लेकिन लब तो जैसे सिल से गए थे। इनकी आंखों में जो शिकायत इसके गले से वासने निकल रहे थे। उन्होंने इसे देखते हुए सीप खोला तो इसने देखा इसमें एक मोती था, निहायत नफीस मोती। पर इसने गौर किया वो मोती जल रहा था, इसकी रोशनी मध्यम होती जा रही थी। तुमने वादा किया था। ज़ैनब के कहने पर इसने इसकी जानिब देखा, इनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बात तुमने वादा किया था। ज़ैनब के आंसू इस मोती पर गिरे थे और वो कदम पीछे ले रही थी। नहीं प्लीज़ रुके। अब इसकी तरफ बड़ी पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी थी। तुमने वादा किया था। उन्होंने फिर वही अल्फाज दोहराकर रुख मोड़ लिया था। शाम के अंधेरे में गायब होने लगी थी। रुकिए प्लीज़। इसने पुकार पर बेसुध इनका वजूद आस्ता आस्ता गायब हो रहा था। दफ्तर में मुड़ी और इनकी जानिब देखा। अपना वादा निभाओ, ये अल्फाज थे, और एक तेज़ हवा का झोंका आया और ज़ैनब गायब हो गई। पुप्पो जान आयशा चीख कर नींद से जागी थी। इसने साइड लैंप ऑन किया था। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। पूरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। इसने साइड टेबल पर पड़े जग से पानी भरा और एक ही सांस में पी लिया। या अल्लाह, ये सब क्या था? वो सर हाथों में गिराए बैठी थी। दफ्तर चौंकी। पुप्पो जान सीप मोती, मेरे मोती का ख्याल रखना। कानों में जैसे एक जुमला गूंजा था, अगले ही लम्हे इसके होंठों से निकला, क़याम पुप्पो का मोती। पर वो मोती जल रहा था। कहीं क़याम किसी मुश्किल में तो नहीं? आयशा को तो जैसे सांस रुक रहा था। वो भागकर बाहर निकले। असद के कमरे के बाहर पहुंचकर इसने जोर से दरवाज़ा नॉक किया था। आयशा तुम इस वक्त क्या हुआ? असद इसे देखकर फिक्रमंदी से पूछा था। सर प्लीज़ मुझे क़याम के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलें। आयशा ने कहा था। आयशा ये वक्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, और क़याम बिल्कुल ठीक है। नहीं है वो ठीक, मुझे लग रहा है वो मुश्किल में है। मैंने वादा किया था इसका ख्याल रखूँगी, प्लीज़ मुझे इसके पास ले चले। आयशा इसकी बात काट के बोली थी। अच्छा ठीक है, पुरसकून हो जा, अभी बहुत रात होगी, मैं सुबह ही होते ही तुम्हें ले जाऊँगा। असद ने इसके कंधे थाम कर कहा था। ठीक है। आयशा समझ कर बोली थी। चलो शाबाश, जाके सो जा, फिर सुबह चलेंगे इंशाल्लाह। असद ने इसका गाल थपथपा कर कहा, जिस पर वो सर हिलाती चलती। इसका दिमाग सिर्फ इसका ख्वाब में अटका हुआ था। सुबह रज़िया ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो क़याम सामने फर्श पर लेटा था। और क़याम चल उठे। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन जब क़याम ना उठा तो उन्होंने इसके जले हुए हाथ पर पाँव रखकर दबाया था। क़याम एकदम चीख कर उठा था। चल अब उठकर बर्तन धो, पड़ा है इधर मुफ्त की रोटियां तोड़ने। चल उठ। रज़िया बेगम इतना बोलकर चली गई थी। पीछे बाजू सलाता किचन में आया था। स्टोर पर खड़े होकर बर्तन धो रहा था। पर बाजू था कि हरकत करने का ही नाम नहीं ले रहा था। अचानक इसके हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरा, चकनाचूर हो गया। अरे तोड़ दिया? क्या तोड़ दिया? कांच टूटने की आवाज़ पर रज़िया किचन की तरफ आई, लेकिन क़याम डर के मारे इनके भी आने से पहले ही लॉन में भाग गया था। असर चलें? आयशा ने नाश्ते के बाद असर से पूछा। हाँ चलो। असर चाय का आखिरी सिप लेता उठा था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फातिमा ने पूछा था। हम क़याम से मिलने जा रहे हैं, आयशा ने कहा। क़याम वो छोटा सा बेबी जो फ़ोन पर बात करता था? अली ने पूछा। हाँ वही। आप लोग नाश्ता करो, आपकी बहन आने वाली होगी। सबके लंच बॉक्स किचन में पड़े हैं, यहाँ से लेकर जाना है। ओके, आयशा ने कहा। ओके। आप ही सबकी एक ज़बान होकर बोले, जिस पर दोनों बाहर की जानिब चल दिए थे। उन्हें चलते चलते क़याम हाउस पहुंचना था। 5 साला क़याम लॉन में खड़े डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। वो मार से बचने के लिए लॉन में भाग आया था। वो जानता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता था।
क़याम मनहूस मारे तूने मेरे इतने महंगे सेट का गिलास तोड़ दिया। रुक जा अभी बताती हूँ तुझे। रज़िया बेगम गुस्से से बाहर आती इसकी जाने बढ़ी थी। तुझे कितनी बार कहा है अपनी ये मनहूस साया मेरी चीज़ों से दूर रखा कर। रज़िया गुस्से से बोलती दर पे दर थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ रही थी जो कि भूख और बुखार के बायस अपना दफ़ा भी नहीं कर पा रहा था। चाची सॉरी क़याम बमुश्किल बोला था। सॉरी हाँ मनहूस कहीं कि तुझे जैसी आफत बैठे बैठाए मेरे सर पर पड़ गई है। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी, मेरे सर पर क्यों छोड़ गई तुझे। रज़िया बेगम ने इसके बाजू झंझोड़ा जबकि अपनी माँ के जिक्र पर इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई थी। मेरी मामा को कुछ ना कहे क़याम बोला था। ज़बान चलाता है मेरे आगे। रज़िया बेगम ने हाथ उठाया पर किसी ने बीच रास्ते में इसका हाथ रोक लिया था। उन्होंने मुड़कर देखा तो अपने सामने एक 16-17 साल की लड़की खड़ी पाई थी जिसके साथ एक करीबन 19 साल का ये लड़का था। कौन हो तुम, रज़िया ने पूछा। आपको शर्म नहीं आती? एक यतीम पर हाथ उठाते हुए इस लड़की ने संजीदगी से पूछा था। आयशा आपी आप। क़याम का एक लम्हा लगा था ये आवाज़ पहचानने में। यही तो आवाज़ थी जो इसके लिए उम्मीद की किरण थी। आयशा ज़ैनब की भतीजी। रज़िया बेगम का लहजा एकदम पस्त हुआ था। जी तो इस तरह ख्याल रख रहे हैं आप लोग क़याम का। बहुत बड़ी गलती की मैंने यहाँ पर भरोसा करके, लेकिन अब वो नहीं असद। क़याम को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आयशा ने पास खड़े असद से कहा और आगे बढ़कर क़याम को गोद में उठाया। अरे ऐसे कैसे लेकर जाओगे, हमारा खून है, मेरे शोहर के मरहूम भाई भाभी की आखिरी निशानी है। तुम नन्यान वालों का कोई हक नहीं है इसे लेकर जाने का। इधर दो। रज़िया बेगम इतना बोलकर आगे बढ़ी इससे पहले कि क़याम को छूती। असद ने पिस्टल उनकी गनपट्टी पर रख दी थी जिससे इसके हाथ थम गए थे। लगता है सुना नहीं आपने, मेरी बीवी ने क्या कहा है। क़याम हमारे साथ जाएगा, समझ आई। चलो आयशा चलो। असद के बोलने पर आयशा क़याम को सीने से लगाए बाहर चलती थी। गेट से बाहर निकलते हुए क़याम ने मुड़कर इस क़याम हाउस को देखा जो कि कभी इसका घर हुआ करता था, पर माँ बाप के जाने के बाद ये घर इसके लिए जेल बन गया था और आज इसे इस जेल से रिहाई मिल गई थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर फर्श पर गिरा जो भी था, पर ये घर छोड़ना इसके लिए आसान नहीं था। असद पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आयशा ने गाड़ी चलाते ही इससे कहा था क़याम जबकि इसकी गोद में बैठा हुआ था। हद होगी, यानी शर्म नहीं आती। एक मासूम पर हाथ उठाते हुए असद गुस्से से बोला था। हम कहाँ जा रहे हैं? क़याम ने पूछा था। हम घर जा रहे हैं। अब आप हमारे साथ रहोगे। आयशा ने मुस्कुराकर कहा। उसके माथे पर ग्रे स्याह सिल्की बाल साइड पर किए थे। क़याम इसके हाथ लगाने से कराया था। क्या हुआ क़याम, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? आयशा ने इसके बालों के पास ज़ख्म देखकर पूछा था। चचा जान ने थप्पड़ मारा था और मेरा सर मेरे से लगा। क़याम ने बताया था। क्यों मारा था उन्होंने? असद ने पूछा। मैंने कहा था मुझे आपके पास जाना है इसलिए। क़याम की बात पर जहाँ असद ने दुख से इसे देखा वहीं आयशा ने इसे गोद में बीच लिया था। थोड़ी देर बाद दोनों इसे लिए हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर क़याम का इब्तिदाई मुआयना करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करने को तैयार न थे क्योंकि ये तशद्दुद का केस था, पर असद ने अपनी जान पहचान इस्तेमाल करके क़याम की ड्रेसिंग करवाई थी, जिसके बाद दोनों इसे घर ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम आपी, ये क़याम है। उमर ने इसके साथ एक बच्चे को आता देकर पूछा था। जी क़याम है और अब से ही हमारे साथ रहेगा। आयशा से गोद से उतारती बोली थी। अरे क़याम तुम तो बहुत क्यूट हो। फातिमा ने कहकर इसका गाल चुमा जिस पर इसके गाल सुर्ख हुए थे। अल्लाह अल्लाह क़याम तुम शर्मा रहे हो। ज़मर ने इसे देख कर कहा था। अरे कुछ बोलो भी, इतने चुप क्यों हो? उमर ने कहा। उफ़ कितना प्यारा है ये। हादिया ने भी इसके गाल खींचे थे। आयशा आपी, क़याम ने पुकारा। जी मेरी जान मुझे शर्म आ रही है, क़याम ने कहा, जिस पर सब हंस दिए थे। अच्छा चलो तुम्हारे असद भाई जब तक तुम्हारे कपड़े लाते हैं तब तक मैं तुम्हें नहलाती हूँ। आयशा ने कहकर इसे गोद में उठाया था। अभी मैं भी, हाँ मुझे भी इसे नहलाना है, अहमद ने कहा था। नहीं मैं खुद नहला लूँगी, क़याम बोला था। हाँ ये कितना छोटा सा है। तैमूर ने कहकर इसकी नाक दबाई। सबको ही क़याम बहुत प्यारा लगा था। अच्छा आप लोग जल्दी से अपना होमवर्क मुकम्मल करें, मैं तब तक क़याम को नहलाती हूँ। आयशा के बोलने पर सभी जल्दी जल्दी होमवर्क करने लगे थे जबकि वो क़याम को गोद में उठा कमरे में ले आई थी। क्या वहाँ? आयशा ने बमुश्किल हंसी रोककर क़याम से पूछा जो बेड पर तौलिया लिपटे सुर्ख गाल लिए खड़ा था। मुझे शर्म आ रही है, क़याम ने कहा जिस पर आयशा की हंसी निकल आई। ये पहली बार ही था कि इस हादसे के बाद वह यूँ हंसी थी। लो जी हम आगे, असद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। चलो क़याम कपड़े पहन लो। आयशा ने बैग में से एक ड्रेस निकाल कर क़याम से कहा। बाहर जाएं असद। क़याम असद से बोला था। क्यों भाई मैं क्यों जाऊँ? असद ने मुस्कुरा कर पूछा। क्योंकि मुझे कपड़े पहनने हैं तो पहन लो, मैंने मना थोड़ी किया है, पर मैं आपके सामने नहीं पहनूंगा। असद आप बाहर चले जाएं, मैं ऐसे कपड़े पहना लूँ। आयशा ने कहा तुम बहुत क्यूट हो। असद ने मुस्कुरा कर इसका गाल चूमा और बाहर निकल गया। हर कोई मुझे क्यूट क्यों कहता है? क़याम ने पूछा था। क्योंकि आप वाकई बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारे हो। आयशा ने इसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा था। आप ही क्यूट हो। क़याम ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा जी मक्खन लगा रहे हो? नहीं मेरे पास तो मक्खन है ही नहीं, क़याम ने मासूमियत से कहकर अपने दोनों हाथ दिखाए थे। हाय क़याम तुम वाकई बहुत मासूम हो, वाकई ही तुम बिल्कुल मोती जैसी हो। चलो शाबाश अब खाना खाते हैं। आयशा ने कहकर इसे गोद में उठाया और बाहर की जानिब लिए चल पड़ी थी। आप ही क़याम को मेरे पास बिठाएं, मैं इसको खाना खिलाऊँ। अहमद बोला। नहीं आप ही, आप क़याम मुझे देते, मैं इसे खिलाऊँगी। रिमशा बोली। नहीं क़याम मेरे पास बैठेगा। दानिश बोला। अरे बस बस क़याम मेरे पास बैठेगा, आप लोगों को खुद खाएं, इसे मैं खिलाती हूँ। आयशा ने क़याम को कुर्सी पर बिठाया था और खुद इसके साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया था। असद जबकि सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ था। क़याम मुँह खोलो। फातिमा ने कबाब इसके मुँह में डाला। क़याम ये भी लो। अली ने चावलों का चम्मच इसके मुँह में डाला। क़याम मुझे भी
मुझसे भी लो। तैमूर ने भी इसके मुँह में चावलों का चम्मच डाल दिया। बाकी सभी बारी-बारी से खिला रहे थे। इसे मुस्कुरा कर इन्हें देख रहा था। आज पहली बार ये सब इससे मुस्कुरा रहे थे। बस और नहीं, मैं मोटा हो जाऊँगा, क़याम ने कहा। जिस पर पानी पीते ज़ीशान के मुँह से पानी फव्वारे की तरह बह ही रहा था। सीरियस से क़याम, इतनी टेंशन तो लड़कियाँ भी नहीं लेती। हादिया ने कहा, जबकि बाकी सब हँस रहे थे। तो और क्या, अगर मैं मोटा हो गया तो मेरी शादी कैसे होगी? क़याम ने अपनी तरफ से अक्ल की बात की, जिसे सुनकर सब हँस दिए थे। जैसे मेरी हुई है वैसे ही, असद ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि इसकी बात पर आशा ने इसे घूरा था। आपकी कैसी हुई? क़याम ने पूछा। भई मौलवी साहब से ने निकाह पढ़वाया बस, असद मज़े से बोला था। ये निकाह क्या होता है? अरे निकाह वो होता है जिसके बाद छुआरे मिलते हैं, उमर ने कहा था। पर छुआरों का क्या करते हैं? इनका शादी में क्या काम है? शादी में तो एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होती है। ये क्या मौजू छेड़ दिया है आपने? आयशा ने असद से कहा, जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। अरे तो निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन मियाँ बीवी बन जाते हैं, फिर इनके बच्चे भी होते हैं। अहमद की बात पर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। अच्छा, मुझे भी निकाह करना है, क़याम ने कहा। क़याम, अभी आप बहुत छोटे हो, आयशा ने प्यार से कहा। नहीं, मुझे भी करना है। क़याम बस ज़िद हुआ था। क्यों करना है तुमने? ज़ीशान ने पूछा। क्योंकि मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए, क़याम ने कहा, जबकि बाकी सब ने हैरत से देखा था। देखो क़याम ने कहा, आखिर एक लड़की भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे तो निकाह नहीं हो सकता। असद ने कहा, अब मैं लड़की कहाँ से लाऊं? तुम ना थोड़े बड़े हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ कर तुम्हारा निकाह करवा दूंगी, आयशा ने कहा, जिस पर इसने सर हिला दिया था। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसी हैं आप? आज इतने दिनों बाद कैसे? आयशा ने मुस्कुराकर अपने सामने बैठी बुजुर्ग खातून को देखकर कहा, जो इसकी मरहूम खाला की सास थी। आयशा की वालिदा 3 बहनें थीं। इनमें से एक तो आयशा की चच्ची थी, जबकि इसकी दूसरी खाला के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इससे एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ नशे का आदी शौहर। ऐसे में न जाने कब वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला होगी और अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त अपने खाल के हकीकी से जा मिली, जबकि इनके पीछे इनकी 4 साला बेटी हर वक्त अपने बाप की नफ़रत का निशाना बनती रही थी। ऐसे में एक इसकी दादी थी और दूसरी जो आयशा इसके लिए अपने थे। बस क्या करूँ, ये तेरी परिशे ही ज़िद कर रही थी कि तुझसे मिलना है, तो सोचा ले जाऊँ। हाजरा बेगम ने पास खड़ी परिशे को देखकर कहा था, मेरी परिशे मुझे मिस कर रही थी, आयशा ने कहा, जिस पर परिशे भागकर इसकी गोद में चढ़ गई। अच्छा आयशा, मैं चलती हूँ, एक फ़ौतगी पर जाना है मुझे, कुछ दिन तेरे पास ही रहेगी। दादी जान ने कहा, थोड़ी देर तक चलेगी, आप ही हम ना दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खेलेंगे। परिशे ने जोश से कहा था। जी बिल्कुल, पहले कुछ खा लें। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। परिशे के कहने पर वो दोनों हंसते हुए किचन की जानिब चलती थी। आयशा भी क़याम बाहर लॉन में फुटबॉल खेल कर अंदर आया। आयशा को आवाज़ दे रहा था, लेकिन खिलाफ़ी तवक्का आज आयशा ने इसे जवाब ना दिया। जिस वक्त परेशान सा अंदर से ढूंढता हुआ अंदर किचन में आया, जहाँ उसे परिशे को गोद में बिठाए खीर खिलाती नजर आई थी। साथ में वो इससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, जो कि क़याम को न जाने क्यों बुरा लगा। आयशा भी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क़याम ने आयशा की बात चाहकर कहा, मेरी जान, मैं तो इधर ही थी, तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आयशा ने प्यार से कहा कि इसके बाल बिगाड़े, मुझे भूख लगी है। और ये कौन है? ये परिशा है, मेरी खाला की बेटी। और परिशा, ये क़याम है, मेरी पप्पू का बेटा। आयशा ने तारुफ करवाया था। क़याम, ये कैसा नाम हुआ भला? इससे अच्छा काम रख लेते या दाम। परिशा ने हैरत से कहा था, मेरा नाम मीर क़याम हसन है और मुझे यही नाम पसंद है, समझी? क़याम ने गुस्से से कहा था। अच्छा भाई, अब लड़ो नहीं। क़याम बैठो, मैं तुम्हें भी खीर खिलाती हूँ, आयशा ने कहकर इसे कुर्सी पर बिठाया, जबकि वो बस गुस्से से परिशा को देख रहा था, जो कि इसकी गोद में चढ़ कर बैठी थी। ये लो मुँह खोलो, आयशा ने चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया। आप इसे भी कुर्सी पर बिठाए ना। क़याम ने कहा था, नहीं, मैं आप ही की गोद में ही बैठूंगी। परिशा फ़ौरन बोली, आयशा आप ही मेरी आप ही हैं। क़याम फ़ौरन बोला था, जी नहीं, मेरी हैं, तुम दूसरी ढूंढ लो। परिशा ने भी जवाबन कहा था, अरे क्यों लड़ रहे हो? और क़याम, जल्दी मुँह खोलो, मुझे अभी खाना भी बनाना है। आयशा ने कहा था, नहीं, पहले इसे नीचे उतारे, आप मेरी आप ही हो, इसकी नहीं है। क़याम बोला था, आपी, अगर आपने मुझे नीचे उतारा तो मैंने रोना शुरू कर देना। परिशा ने होंठ बाहर निकाल कर कहा था, क़याम क्यों ज़िद कर रहे हो, बैठी रहने दो इसे। तो मुँह खोलो, आयशा ने कहकर चम्मच फिर इसके मुँह के पास करके वो गुस्से से एक नज़र परिशा को देखकर बाहर भाग गया। क़याम रुको, तो आयशा ने इसे आवाज़ दी, लेकिन वो अनसुनी करता भाग गया। वो लगता नाराज़ हो गया। परिशा, तुम बैठो, मैं इसे देख कर आती हूँ। आयशा ने कहा, नहीं आप ही, अब मैं बात में इसे मना लीजिएगा, वो इधर ही है, पर मैं तो चली जाना है ना। चले हम मिलकर खाना बनाते हैं। परिशा ने कहा था, अच्छा पापा चलो। आयशा ने कहकर किचन स्लैब पर बिठा दिया, तो खुद खाना बनाने लगी थी। साथ साथ वो परिशा से बातें भी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ क़याम का इसका इंतज़ार कर रहा था। शाम के खाने पर जब क़याम कमरे से बाहर आया, तो इसे ये देखकर मज़ीद ताव आया कि आयशा के साथ वाली कुर्सी पर परिशा मज़े से बैठी सबसे बातें कर रही थी। क़याम कहते थे, चलो शाबाश, और खाना ठंडा हो रहा है। आयशा ने कहा, इसे मेरी जगह से उठाएं। क़याम ने परिशा को देखकर कहा था, क्यों, तुम ये कुर्सी जहेज़ में लेकर आए थे? परिशा जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर जहाँ सब लोग हंसे, वहीं क़याम ने गुस्से से इसे देखा था। कोई बात नहीं क़याम, तो मेरे साथ बैठ जाओ। अहमद ने इसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा लिया था। सब मज़े से खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, पर क़याम ने खाने को छुआ तक नहीं था और ना ही किसी ने इस पर गौर किया था। सब मुस्कुराकर परिशा की बातें सुन रहे थे। आयशा साथ साथ इसके मुँह में निवाले भी डाल रही थी। आज किसी की तवज्जो क़याम पर नहीं थी, सबको सिर्फ परिशा नजर आ रही थी। जैसे आज जब कुछ ही घंटे हुए थे, सब क़याम को भूल गए थे। आयशा आप ही, मैं आज आपके साथ सोऊंगा। क़याम बोला था, नहीं, आप ही के साथ मैं सोऊंगी। परिशा एकदम बोली थी, नहीं, तुम मेरे साथ सो जाना।
ख़याम असद ने कहा था, नहीं मैं आप ही के साथ सोऊँगा, इसे कहीं और सुनाएँ। ख़याम गुस्से से ऊँची आवाज़ में बोला था, ख़याम क्या हो गया? वो कुछ दिन के लिए आई है, इसे सोने दो आप ही के साथ। तुम मेरे साथ सो जाना, उमर ने कहा। आयशा झपके खामोशी से इसके लाल होते चेहरे को देख रही थी। नहीं, फिर मैं अपने रूम में ही सोऊँगा। ख़याम गुस्से से बोलकर उठकर कमरे में पहुँच गया। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। तो इसे क्या हो गया? पहले तो उसने ऐसे गुस्सा नहीं किया। ज़मर ने हैरत से पूछा, हो सकता है कोई मिर्च निकल ली हो। इसने प्रीशा के कहने पर सब हँस दिए थे। एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आयशा झपके खामोशी से ख़याम की प्लेट को देख रही थी, जिसमें से इसने एक निवाला भी नहीं लिया था। दूसरी तरफ ख़याम गुस्से से बगैर जूते उतारे बेड पर लेट गया और उसे रह कर इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से इसके लिए सब गैर ज़रूरी हो गया था। इसे अभी भी बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी, जिससे तंग आकर इसने तकिया मुँह पर रख लिया। आयशा ने धीरे से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने वो बेड पर जूते समेत मुँह पर तकिया रखे लेटा हुआ था। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी, हाथ में पकड़ा दूध का गिलास साइड पर रखा, आगे बढ़ के इसके जूते उतारे, फिर इसके मुँह से तकिया उठाया तो आयशा को ये देखकर हँसी आई कि इसके गाल अभी भी सुर्ख थे। क़याम उठो शाबाश। आयशा के उठाने पर उसने नींद से बोझल आंखें खोली थी। आप ही उठो शाबाश, दूध पियो, ऐसे खाली पेट नहीं सोते। चलो शाबाश। आयशा ने कहकर दूध का गिलास इसके लबों से लगाया। चलो शाबाश, अब लेट जाओ। इसने खाली गिलास रखते इसे लिटाया, कम्फर्ट खोलकर इस पर दिया था। जब तक वो सो नहीं गया उसके सिरहाने बैठी इसके बालों में उंगली चलाती रही, फिर इसके सोने का यकीन करके धीरे से इसका माथा चूम कर बाहर निकल गई। प्रिश को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में ख़याम को इससे मज़ीद चिढ़ हो गई थी। वजह सबकी इसे तवज्जो देना, इसका हर बात का फ़ौरन जवाब देना था। ख़याम वीडियो गेम खेलें, तैमूर ने रिमोट हाथ में पकड़े ख़याम से पूछा, जी भाई? नहीं भाई, मुझे आपके साथ खेलना है। प्रिश ने फ़ौरन कहकर तैमूर के हाथ से एक रिमोट ले लिया था। वापस करो, ये हर जगह पहुँच जाती हो। मैं खेलूँगा भाई के साथ, तुम जाओ यहाँ से। ख़याम गुस्से से लाल होते बोला था, नहीं मैं और तैमूर भाई खेलेंगे, तुम कहीं और जाकर मुँह मारो। प्रीशा जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर ख़याम ने गुस्से से मुठियाँ भेजी थी। अरे लड़ो नहीं, एक काम करो, ये लो ख़याम तुम खेलो प्रीशा के साथ। तैमूर ने रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया था। नहीं, मुझे नहीं खेलना इसके साथ। ख़याम ने गुस्से से रिमोट पकड़कर फेंका, जो कि सीधा जाकर मेज़ पर पड़े गुलदान को लगा। गुलदान ज़मीन पर हो गया। लास्ट में बैठे असद ने हैरत से मंजर देखा था, जबकि किचन से निकलती आयशा ने गुस्से से, ख़याम ये क्या बदतमीज़ी है? किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ, कब से देख रही हूँ मैं, इतना मिसबिहेव कर रही हो तुम प्रीशा के साथ। आयशा गुस्से से बोली थी। आप इसने भी खामोश, सॉरी बोलो इसे। ख़याम के कुछ कहने वाला था, एकदम आयशा बोली, आप ही पर। ख़याम मैंने कहा सॉरी बोलो। आयशा के बोलने पर इसने नम आंखों से इसे देखा, फिर प्रीशा को, फिर हौले से लब खोले थे। सॉरी। ख़याम इतना बोलकर रुका नहीं था, भागकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पीछे आयशा ने अफसोस से देखा था। तैमूर प्रीशा को बाहर लॉन में ले जाओ। आयशा के बोलने पर तैमूर प्रीशा का हाथ पकड़े से लॉन में ले गया, जो कि बार बार ख़याम के कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। आयशा क्या ज़रूरत थी इसे इतना डांटने की? असद ने कहा था, मैं क्या करूं, मुझे इसके रवैये की समझ नहीं आ रही। पहले तो ये ऐसा नहीं था। आयशा परेशानी से बोल रही थी। आयशा, ख़याम जेलस हो रहा है। असद मुस्कुराकर कहा था। क्या किससे? आयशा ने हैरत से पूछा था। प्रीशा से, और वो इसलिए क्योंकि जब से प्रीशा आई है तब से ख़याम दूसरे नंबर पर चला गया है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। असद ने कहा, फल्ला मैंने फजूल में इतना डांट दिया। रुकिए मैं देख कर आती हूँ। आयशा ने बोलकर ऊपर जल्दी। पीछे असद ने मुस्कुराकर सिर झटका नीचे गिरा कांच उठाने लगा। क़याम आयशा ने इसके कमरे में दाखिल होकर पुकारा, पर उसे कहीं नजर न आया। इसने हम बाथरूम में देखा, पर वहाँ भी नहीं मिला। इसे बालकनी से आवाज़ आई। वो भागकर बाहर की जाऊँ, घुटनों में सर्दी हिचकियों से रो रहा था। क़याम, मेरी जान रोक क्यों रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ। आयशा ने इसका चेहरा ऊपर किया, पर वो शदीद भीगा हुआ था। आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो रहे थे। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, कोई भी नहीं करता। क़याम ने रोते हुए कहा, नहीं मेरी जान, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब रोना बंद करो। आयशा ने इसके आंसू साफ करते कहा था। नहीं करते, अब किसी में करते, अब मैं किसी को भी क्यों नहीं लगता, सब इस परी के पीछे घूमते हैं। क़याम ने सूसू करते हुए कहा, जिस पर आयशा ने इसे सा लगाया था। क़याम, देखो ये अच्छी बात नहीं है, वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ है, इसलिए सब इससे प्यार कर रहे हैं। आपको इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, वो अच्छी लड़की है। आप एक काम करो, आप इससे दोस्ती कर लो, फिर वो आपको बुरी नहीं लगेगी। आयशा ने कहा था, मैं इस चड़ेल से बिल्कुल दोस्ती नहीं करूँगा। क़याम बोला। क़याम, अच्छा ठीक है कर दूँगा, पर आप मुझे दोबारा नहीं डांटेंगी? ओके बाबा, नहीं डांटूँगी। अब चलो शाबाश, उठो और मुँह हाथ दो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करती हूँ। आयशा के कहने पर मुस्कुराते हुए इसका गाल चूम कर वॉशरूम में चला गया, जब कि वो पीछे मुस्कुरा कर इसके कपड़े निकालने लगी। क़याम लॉन में बैठा ड्राइंग कर रहा था, जब प्रीशा इसके पास आकर बैठी थी। क़याम ने मुड़ के एक नज़र से देखा, फिर ड्राइंग करने लगा। मुझे तुमसे बात करनी है, प्रीशा बोली थी। बोलो। मैंने कहना था कि सॉरी, मेरी वजह से आप ही ने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं, क़याम ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अब सर अब भी झुका हुआ था। क़याम, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? प्रीशा ने सरदा लहजे में पूछा।
क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। जवाब फ़ौरन आया था, अगर मैं ना बोलूँ तो तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे? नहीं, जवाब स्पार्ट था। क्यों? परेश ने दुख से पूछा था। क्योंकि मुझे पता है तुम ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। ख़याम ने कहा। ख़याम, मैंने कहा ना नहीं बोलूँगी, अब मान लो ना। अच्छा, एक शर्त पर। ख़याम कुछ सोच कर बोला था। क्या मैं तुम्हें परी कहूँगा? ठीक है, फिर आज से हम दोस्त हुए ना? परेश ने चेक कर कहा और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ख़याम ने भी हाथ मिलाया। वैसे तुम अच्छी ड्राइंग करते हो और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों हंसते हुए ड्राइंग करने लगे, जबकि अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आयशा ने मुस्कुरा कर ही मंजर देखा था। वक्त का काम है गुजरना, सुबह गुजर ही जाता है। 15 साला ख़याम तैयार खड़ा बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ से इसके आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। ख़याम, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? आयशा एक साला हैदर को गोद में उठाए 2.5 साला आदिल का हाथ पकड़े बाहर आए तो पैंट कोट पहने बेचैन से खड़े। ख़याम को देखकर पूछा, आज अहमद और रिमशा और दानिश और नौशे का निकाह था, आपकी परी अभी तक नहीं आई और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है। ख़याम परेशानी से बोला था। हो सकता है कि खालू जान ने मना कर दिया हो। आयशा ने धीरे से कहा। इन सालों में आदम साहब का रवैये के साथ मज़ीद बदतर होता चला गया था। कैसे मना कर दिया? उन्होंने रोक के मैं खुद जाकर देखता हूँ। ख़याम इतना बोलकर तेज़ी से बाहर निकल गया। पीछे आयशा इसका अंदाज़ देखकर मुस्कुरा पड़ी। वो परीक्षा के मामले में काफ़ी जुनूनी था, लेकिन वो इसको सिर्फ दोस्ती समझता था। लेकिन दूसरी जानिब परीक्षा तो कब की दोस्ती की सीढ़ी अबूर कर चुकी थी। न जाने कब वो दोस्ती पसंदीदगी में बदली और कब पसंदीदगी मोहब्बत में, इसे पता नहीं चला। लेकिन ख़याम इसको सबको अलग नज़रे से ही देखता था। ऐसा नहीं था कि इसे परीक्षा पसंद नहीं थी। आयशा के बाद वो सबसे ज़्यादा इसी से अटैच था, पर चाहे लाख सही सही वो हमेशा से ही मासूम था। यही वजह थी कि वो अपने अंदर से भी नावाकिफ़ था। परीक्षा के घर के बाहर बाइक रोककर वो बेचैनी से अंदर बढ़ा। पर इस हाल में पहुंचकर आवाज़ लगाई, और लड़के तू इधर फिर आ गया? तुझे कितनी बार कहा है मेरी बेटी से दूर रहा कर? आदम साहब नागवारी से बोले, पर वो अनसुनी करता तेज़ी से अंदर चल दिया। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो इसे बेड के पास घुटनों में सर्दी होती हुई नजर आती। उसके पास पहुंच के इसके पास घुटनों के बल बैठ गया था। पर इसने धीरे से पुकारा, जिस पर परीक्षा की सिसकियां थम गई थी। इसने नजर उठाकर देखा, जो कि ब्लैक पेंटकोट में इसके पास बैठा इसे देख रहा था। इसे देखकर ही वो मुस्कुराती थी, जैसे जलती आग पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। ख़याम, तुम इधर? परीक्षा ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, जबकि ख़याम लब पीछे इसके गाल पर मौजूद उंगलियों के निशान देख रहा था। कि अंकल ने तुम्हें फिर मारा है? ख़याम ने गुस्से से पूछा। जब कभी आदम साहब जुए में हार जाते तो अपना सारा गुस्सा परीक्षा पर निकालते थे। हाँ, परीक्षा ने नजर झुकाकर कहा था। वो उससे कुछ ना छुपाती थी, ना ही झूठ बोलती थी। चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ख़याम ने इसका हाथ पकड़ते कहा था। पर बाबा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। ख़याम ने संजीदगी से कहा, जिस पर मुस्कुरा दी। इसकी फ़िक्र और मान ही था जिसने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी परीक्षा की मुस्कुराहट नहीं छीनी थी। वो किधर लेकर जा रहा है मेरी बेटी को? आदम साहब बोले थे, घर में शादी है, कुछ दिनों तक वापस आ जाएगी। हाँ, एक और बात, अगर आपने दोबारा मेरी परी पर हाथ उठाया तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपका उठाया हाथ तोड़ दूंगा। धीमे मगर आग से लहजे में कहकर बाहर चल दिया, जबकि परीक्षा का हाथ अब भी इसने मजबूती से पकड़ रखा था। वो बस मुस्कुराकर से देख रही थी। इसके मेरी परी कहने पर ही वो अंदर से सरशार हो गई थी। बाहर आकर इसने बाइक स्टार्ट किया, दोनों ही वहाँ से निकल गए। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ख़याम ने पूछा। बाबा ने तोड़ दिया। एक तो ये तुम्हारे बाबा, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, पर तुम देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस जहन्नुम से निकालूंगा। ख़याम अपनी धुन में कह रहा था। इस बात से परीक्षा के दिल में उम्मीद की एक और दौड़ बांध दी गई थी। ख़याम, तुम बहुत अच्छे हो, परीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, पता है, मेरी दोस्त अक्सर मुझे बताती है। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा। ख़याम, हम सिर्फ दोस्त हैं? परीक्षा ने उदासी से पूछा। नहीं यार, हम बेस्ट फ्रेंड है। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो खामोश रही थी। एक यही राज तो इन दोनों के दरमियान, जो परीक्षा इसे नहीं बता पा रही थी। इसका ना बताना भी इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और अपने के साथ कईयों की कहानी में मुकम्मल करता गया। इन चंद सालों में इस बंगले के मकीनों ने बहुत खुशियाँ देखी थी। सभी शादी के बंधन में बंध चुके थे। उमर और ज़ुमर की शादी हो चुकी थी। इनकी देखा देखी ज़ीशान और फातिमा, नाज़िश और तैमूर और अली और हादी का भी निकाह हो चुका था। अब सिर्फ ख़याम और परीक्षा की कहानी बाकी थी, जिसमें अभी काफ़ी इम्तिहान थे। वो कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी, चेहरा आंसू से तर था। बाजू में उठता दर्द इसके रोने में मज़ीद इजाफा कर रहा था। आज फिर वो अपने बाप के जुल्म का निशाना बनी थी। ठीक 12 बजे इसका फ़ोन चीखा तो इस पर बेदर्दी से इसने ऑफ़ कर दिया। करने ही वाली थी कि फ़ोन पर मौजूद नाम देकर रोके हुए आंसू एकदम थम गए थे और होंठ खुद बहुत मुस्कुराहट में डले थे। जिस्म का दर्द एकदम गायब हुआ था। हेलो लहजा एकदम हिशाश हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर परी। फ़ोन से इसकी गुनगुनाती आवाज़ सुनकर हंस पड़ी थी। थैंक यू सो मच, परीक्षा ने कहा था। थैंक यू को छोड़ो, खिड़की खोलो। ख़याम के बोलने पर जल्दी से कंबल हटा कर उठी और तेज़ी से बालकनी में गई थी, जहाँ से बाहर का मंजर देखकर वो दिल से खुश हो गई थी। उसे मुस्कुराकर इस 23 साल खूबसूरत नौजवान को देखा, जो अपनी बाइक के साथ टेक लगाए, हाथ में ढेर सारे गुब्बारे, दिल वाले गुब्बारे और फूल पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था। ख़याम, तुम्हें याद था? परीक्षा ने पूछा। हर साल ये सवाल करना ज़रूरी है, जबकि तुम अच्छे से जानती हो
मैं अपना बर्थडे तो भूल सकता हूँ पर तुम्हारा नहीं, क़याम बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हँसती थी। अच्छा आप जल्दी से नीचे आओ, फिर बाहर चलते हैं, और हाँ तुम्हारी दादू को बता दिया है इसलिए चुपचाप निकल आओ। क़याम के बोलने पर जल्दी से अंदर भागी। शख्स हमेशा ही इसके लिए फरिश्ता बनकर आया था, पर आया था, हर चीज़ का ख्याल रखता था, पर जब कभी इसका दिल उदास होता वो कहीं से मसीहा बनकर आ जाता, जिसे देखकर वो अपना सारा गम दर्द भुला देती थी। इसका मुहाफ़िज़ बन चुका था, इसका हमराज़ था, और शायद इसका सब कुछ था, पर वो नहीं जानती थी कि एक राज़ इस चाहत को राज़ रखने की इसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाय क़याम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा जब सना इसके पास आ बैठी। अस्सलाम वालेकुम, क़याम ने कहा था। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सना ने मुस्कुराकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क़याम मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जी बोलें, क़याम ने पूछा था। वो दरअसल मैं पिछले चंद दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी, इसलिए मेरे कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, और आपको पता है ना नेक्स्ट वीक से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो क्या आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर देंगे? सना झिझक कर पूछा था। देखिए आज तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे आज परी को कॉलेज पिक करने जाना है, तो फिर कभी सही इंशाल्लाह, क़याम ने कहा था। परी वही जो इस दिन आपके साथ थी? सना ने पूछा था। जी पर परी सिर्फ मैं कहता हूँ, आप ऋषि ही कहें। क़याम बोला था। क्यों, कोई ख़ास वजह है? सना ने पूछा। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इसे मेरे अलावा परी कहे। क़याम ने संजीदगी से कहा था। अच्छा चलो छोड़ो, तो फिर क्या आप कल मेरी हेल्प कर देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहती। सना ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा, जिस पर क़याम मुस्कुरा दिया। जी इंशाल्लाह, मुझे इजाज़त है। क़याम कहता चल दिया था, जबकि वो तब तक इसे देखती रही जब तक नज़र से ओझल ना हो गया। वो फला क्या बंदा है, सना ने मुस्कुरा कर सोचा था। मुझे तुमसे बात करनी है, सना ने कहा। रुको ज़रा, मैं परी से बात कर लूँ, क़याम कहकर फिर से बात करने लगा। पर क़याम मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। रुको ज़रा, मैं परी से पालक गोश्त की रेसिपी पूछ रहा हूँ। क़याम प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। रुको तो पहले मेरी बात सुनो यार। सना मेरा फ़ोन वापस करो। नहीं पहले मेरी बात सुनो। क्या है यार, मुझे परी से बात करनी है। क़याम प्लीज़ 2 मिनट के लिए इस परी को साइड पर रख कर मेरी बात सुन लो। अच्छा बोलो। क़याम इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। देखो क़याम, जो बात मैं करने जा रही हूँ, मैं नहीं जानती इसे सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, पर मुझे लगता है मुझे अब तुमसे बात कर लेनी चाहिए। सना जो बात है खुलकर करो, तुम्हें तहमत बाँधने की ज़रूरत नहीं है। क़याम ने इसकी आँखों में देखकर कहा था। क़याम मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अब से नहीं काफ़ी टाइम से। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम सबसे अलग लगे हो। मैंने काफ़ी अर्से तक तुम्हें देखा है, तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो। जानती हूँ लड़कियाँ अपने मुँह से इज़हार करती अच्छी नहीं लगती, पर मुझे लगा मुझे अब दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। सना बोलकर खामोश हुई। अब क़याम के बोलने की मुंतज़िर थी। क़याम काफ़ी देर से देखता रहा, फिर इसने हौले से लट बोले थे। कब भेजूँ अपनी आपी को तुम्हारे घर? क़याम के बोलने पर इसने चौंक कर इसे देखा था, जो कि अब मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। तुम तो मज़ाक कर रहे हो? सना ने हैरत से पूछा था। बिल्कुल नहीं, मैं खुद से बात करने वाला था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही बात कर ली। क़याम ने मुस्कुरा कर कहा। इसे वाक़ई सना अच्छी लगी थी, क्योंकि वो बहुत नादान और मासूम थी, और यही चीज़ इसकी क़याम को अच्छी लगी थी। तो फिर कब भेजोगे तुम अपनी आपी को? सना ने जोश से पूछा। इसे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बहुत जल्द इंशाल्लाह, क़याम ने कहा, जिस पर दोनों हँसते हुए बातें करने लगे। इस बात से अनजान कोई तीसरा शख्स भी इनकी गुफ्तगू सुन चुका है। प्रेशा फ़ोन हाथ में पकड़े सोफ़े पर बैठी थी। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क़याम सना को पसंद करने लगा था, पर कब इसे इल्म नहीं हुआ। वो लड़की सिर्फ़ एक इज़हार से क़याम को इससे छीन कर ले गई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आसान नहीं होता सालों को किसी को अपने दिल में रखना और फिर खो देना। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, सालन चल गया है, हवाओं में उड़ रही हो तुम। आदम साहब इसके पास आते गुस्से से बोला, जिस पर इसने नज़र उठाकर नहीं देखा था। तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? आदम साहब गिरजी, जिस पर वो इन्हें देखती उठ खड़ी हुई थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आदम साहब ने इसे देखा, जो टटकी बांधे इन्हें देख रही हूँ। कितना अच्छा होता मैं यतीम होती, कम से कम सब्र तो आ जाता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रीशा ने कहा था। क्या बकवास की तूने? बहुत ज़बान लगी तुझे। आदम साहब ने इसका मुँह दबोच कर कहा था, जिस पर उसने पूरी तरह इनके हाथ झटके थे। खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ भी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं कभी बाहर किसी और से उम्मीद ना लगाती। आपने बर्बाद की है मेरी ज़िंदगी, आप ही है मेरे हर दुख के ज़िम्मेदार। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते। आप ऋषि के बाकी अल्फाज मुँह में रह गए थे, जब एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। मारे और मारे, मुझे इतना मारे कि मर ही जाऊँ। इससे ज़्यादा आप कर भी कह सकते हैं, सिवाय अपनी ये झूठी मर्दानगी दिखाने के। खामोश, बिल्कुल खामोश। एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से निकला तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। आदम साहब ने इसके बाद मुट्ठी में भरकर कहा था। होना आए बड़े जान लेने वाले। प्रेषित मुस्कुराना बोली, जिस फादर ने तैश में आते आओ देखा न था, देखा प्रेषित पर झपट पड़े, जबकि प्रेषित ने भी कुछ खास मज़ामत नहीं की थी। और शायद आदम साहब के हाथों ही मरकर रिहाई पाना चाहती थी, क्योंकि जिसके मसीहा का इसे इंतज़ार था वो अब नहीं आने वाला था। अब भी मुझे आपसे बात करनी है। क़याम रात 8 बजे आयशा के कमरे में दाखिल होता बोला था। हाँ क़याम बोलो। आयशा की तरफ मुतवज्जह होते, जिस पर उसके कदमों में बैठ गया था और सर उसके घुटनों पर रख दिया, जिस पर मुस्कुरा के इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। क्या बात है? आयशा से खामोश पाकर बोली थी। आप भी मेरी दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क़याम बोला था। दोनों
आशा ने मुस्कुराकर पूछा था, जी तुम्हें कैसे पता चला वो भी तुम्हें पसंद करती है? आयशा ने खुशी से पूछा, इसने खुद बताया क्या? वाक़ई? आयशा हैरान हुई थी। जब मैं चाहता हूँ आप और असद भाई इसके घर जाएँ, इसके मामा-पापा से बात करें। ख़याम के बोलने पे इसका हाथ थमा था, आँखों में ताज्जुब उभरा। ख़याम किसकी बात कर रहे हो? आयशा बमुश्किल पूछ पाई। सना की, ख़याम बोला जिस पर आयशा के सामने परिश्य का चेहरा लहराया था। पर ख़याम सना आयशा को समझ नहीं आई कि वो क्या कहे। वो परिश्य की ख़याम के लिए चाहत देख चुकी थी और वो खुद भी चाहती थी कि ऐसा हो, पर अब ख़याम की बात ने इसे कशमकश में मुब्तला कर दिया था कि वाक़ई आपको क्या सना पसंद नहीं है? ख़याम को जैसे इसकी बात समझ में नहीं आई थी। ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी लड़की है। पर आयशा भी खामोश हो गई। एक तरफ परिश्य थी, दूसरी तरफ ख़याम। पर क्या आप जो बात है साफ-साफ कहिए, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो बिला झिझक मुझसे कहिए, आपका पूरा हक है। क्योंकि आप मेरी मम्मा की जगह हैं। ख़याम इसके दोनों हाथ थाम कर बहुत मान से बोला था, जिस पर आयशा ने दिल पर पत्थर रखकर चुनाव किया। पर अभी सिर्फ़ मंगनी होगी, शादी तुम्हारी पढ़ाई पर पूरी होने के बाद होगी। आयशा ने किस दिल से कहा था वही जानती थी। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच ख़याम, फ़लत जज़्बात से कहा, जिस पर आयशा ने इसके माथे पर बोसा दिया था। जाओ शाबाश, जाके सो जाओ। आयशा के बोलने पर मुस्कुरा कर उठ गया था। कमरे में पहुंचकर इसने फ़ौरन निकाल कर परिश्य का नंबर मिलाया था, पर खिलाफ़े तवक्का बेल जा रही थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसने काफ़ी बार ट्राई किया, पर इसने कॉल पिक ना की, जिस पर परिश्य परेशान हुआ, क्योंकि परिश्य कभी इसकी कॉल नज़रअंदाज नहीं करती। एक ख़्याल के तहत वो लॉन्च में आया और वहाँ रखे घर के फ़ोन से परिश्य का नंबर मिलाया। प्रीशा मुसलसल थी, ख़याम की कॉल को नज़रअंदाज कर रही थी। आंसू अब भी रवानगी से बह रहे थे। इसके गाल और माथे पर नील थे, होंठ का किनारा भी फट चुका था। बाजू भी दर्द की रीस उठ रही थी। कुछ देर बाद इसका फ़ोन दोबारा बजा। इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। इसने पहले नज़रअंदाज करना चाहा, फिर एक ख़्याल के तहत कॉल रिसीव की थी। हेलो परी, कहाँ हो तुम और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। ख़याम एक साँस में बोलता चला गया। क्यों, कोई काम था? प्रीशा का लहजा बिल्कुल स्पष्ट था। परी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ख़याम को इसके लहजे से तशवीश हुई थी। ख़याम तुम्हें कुछ कहना है या मैं फ़ोन रखूँ? इस बार लहजे में तल्ख़ी थी, जैसे ख़याम ने भी बखूबी नोट किया था। परी मुझसे नाराज़ हो? ख़याम का लहजा एकदम पस्त हुआ था। दोबारा मुझे कॉल मत करना, निहायत गुस्से से कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे खुद पर काबू पाए। ऐसा क्या देखा ख़याम ने सना में जो इससे परिश्य में नज़र नहीं आया? आखिर वो इतने सालों से साथ थे, तो क्यों ख़याम को एहसास नहीं हो सका परिश्य के दिल में इसके लिए जज़्बात हैं? ये सोचे इसे चैन नहीं है लेने दे रही थी। वो दूसरी तरफ ख़याम ने फ़ोन कान से हटाया और कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर एकदम इसकी आंखों में सुर्खी उतरी थी, गर्दन की रगें तन की। वो गुस्से से बाइक की चाबी उठा के तेज़ से बाहर निकला था। ख़याम किधर जा रहे हो? इस वक्त तसल्ली से रोक कर पूछा। भाई मैं परी के पास जा रहा हूँ, ज़रूर आदम अंकल ने फिर इसे मारा है, इस बार तो मैंने नहीं छोड़ने वाला। ख़याम गुस्से से बोलकर बाहर निकल गया। ख़याम रुका तो असद ने आवाज़ दी, पर वो चला गया था। ख़याम से जितनी तेज़ हो सकती थी वो इतनी तेज़ से बाइक चला रहा था। परिश्य के लहजे की तल्ख़ी ने इसे बेचैन कर दिया था, क्योंकि कभी परिश्य ने इससे ऐसी बात नहीं की थी। इसने परिश्य के घर बाहर पहुँचकर बाइक रोकी और गुस्से से दरवाज़ा पीटा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आदम सामने इसे देखकर गुस्से से बोले थे। क्या कहा आपने परी को? ख़याम ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते आग से लहजे में पूछा था। कुछ भी कहो मेरी बेटी है और ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आदम साहब गुस्से से बोलकर दरवाज़ा बंद करने वाले थे, जब ख़याम ने एक ज़ोरदार लात मार के पूरा दरवाज़ा खोल दिया। क्या बदतमीज़ी है? आदम साहब गिरजे थे। कहा ना मैंने कि मेरी परी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूँगा। फिर कैसे हिम्मत हुई आपकी इस पर हाथ उठाने की? ख़याम आदम साहब का गिरबान पकड़ कर पहले धीमे और फिर बुलंद आवाज़ में बोला था, मेरी बेटी हाथ उठाओ या जान से मार डालूँ। तुम कौन होते हो? आदम साहब के बाकी के अल्फाज मुँह में रह गए थे। कहते कि ख़याम ने ज़ोरदार मुक्का इनके मुँह पर मारा था। जान से मारोगे? क्यों लावारिस है वो? ख़याम ने गिरबान से पकड़ कर खड़ा किया था। एक ज़ोरदार मुक्का इनके मुँह पर मारा था। मैं जान ले लूँगा हर एक शख्स की जिसने मेरी परी को रुलाया। ख़याम ने बोलकर आदम साहब को गिरबान से पकड़ लिया था। ख़याम इससे पहले ख़याम ने तीसरा मुक्का जड़ता सीढ़ी से उतरती आवाज़ ने इसे रोका था। ख़याम पागल हो गया, छोड़ो मेरे बाबा को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? परिश्य ने आदम साहब को छोड़कर इसे कहा, जो कि लबीजे इसके ज़ख्मों को देख रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? ख़याम ने डाल से सोफे पर बैठे आदम साहब को देखकर बोला था, बाबा है मेरे, खबरदार जो कुछ कहा तोड़ दूँगी मैं तुम्हारे। परिश्य गुस्से से बोली थी, जबकि इसकी बात पर ख़याम के साथ आदम साहब भी हैरान रह गए थे। वो बेटी जिस पर सारी ज़िंदगी जुल्म करते रहे, आज वो बेटी इनके सामने शीशा बलाई दीवार बनी खड़ी थी। परी तुम इनके लिए मुझसे ऐसे बात करी, और ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इस पर रहम किया जाए। तुम कैसे भूल सकते कितने जुल्म किए हैं उन्होंने तुम पर? ये शख्स तुम्हारा बाप कहलाने के काबिल नहीं है, बल्कि ये शख्स इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ख़याम के अल्फाज वहीं दम तोड़ गए थे जब परिश्य ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर मारा। वो मुँह पर हाथ रख के हैरत से देख रहा था। परी बस खबरदार जो मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज़ कहा, ये किस काबिल हैं किस काबिल नहीं मुझे पता है। तुम्हें या किसी तीसरे शख्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो शख्स मेरे पापा की इज़्ज़त नहीं कर सकता इसकी मेरी नज़र में भी कोई अहमियत नहीं है, समझे तुम? परिश्य गुस्से से बोल रही थी, जबकि उस बस हैरत से देख रहा था, जिस एक लम्हे में इसे तीसरा शख्स बना दिया था। परी मेरी बात, आई सेड लीव। ख़याम
ख़याम कुछ कह नहीं पा रहा था जब प्रीशा एकदम बोली, जिस पे वो कुछ लम्हे लबरेज से देखता रहा, फिर बाहर चला गया। बाबा प्रीशा आदम साहब के पास आई, जो कि आँखों में आँसू लिए से देख रहे थे। अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दो बेटा, आदम साहब ने इसके सामने हाथ जोड़ते बोले थे। बाबा प्लीज़, प्रीशा ने तड़प के उनके हाथ थामे, और यही तो बेटियाँ होती हैं, बाप भाइयों की ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाने वाली, छोटी-छोटी बातों पर जान वाली करने वाली, खुद को मिटाकर बाप भाइयों के सर पर इज़्ज़त का ताज पहनाने वाली। हाँ, यही बेटियाँ होती हैं। बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ प्लीज़ बाबा, ऐसे मत करें, आप तो मेरा सब कुछ हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्रीशा नम आँखों से बोली, जिस फादर साहब ने उससे अपने साथ लगाए। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि अपने बाप के गले लगी थी। दिल ने सब्र का दामन छोड़ा तो आँसुओं को बहने की राह मिल गई थी। फूट-फूट कर रोती थी। आदम साहब ने इसका माथा चूमा, आँसू इसके भी रवानगी से बह रहे थे। आज एक बेटी को इसका बाप मिल गया था, बाकी सब कुछ आसानी हो चुका था। ख़याम बेमकसद सड़कों पर बाइक चला रहा था। प्रीशा के अल्फाज़ इसके ज़हन में घूम रहे थे। वो बार-बार आँखों में नमी को पीछे धकेल रहा था। वो लड़की जो बचपन से इसके साथ पली थी, जो कि इसके हर राज, हर ख्वाब का, हर चीज़ से वाकिफ़ थी, इससे पहले इसके दिल का हाल जान लेती थी, जिसकी पहली तरजीह इसकी ज़ात हुआ करती थी, आज इसने इतनी आसानी से इस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। किसकी हैसियत बस इतनी थी क्या प्रीशा की नज़र में वो बस एक राह चलता मुसाफिर था, जो इसके लिए रास्ता अलग करना था। इतना आसान था कि अब प्रीशा के लिए ख़याम को कोई अहमियत नहीं रखता था। ये सवाल इसके दिमाग में हथौड़े बनकर बरस रहा था। इसने बाइक सड़क के किनारे पर रोके, फुटपाथ पर हाथों में सर गिराए बैठ गया था। क्यों परी, क्यों आखिर क्यों इतनी आसानी से तुमने मुझे पराया कर दिया? या क्या हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती है? शायद तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था मुझसे जान छुड़वाने का। ख़याम तसव्वुर में ही से मुखातिबा पूरी रात वो वहीं बैठा रहा था। तकरीबन फजर के करीब वो घर में दाखिल हुआ और वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर बेड पर लेट गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई, पर वो आँखें मूंदे लेटा रहा। सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे जो बगैर इजाज़त इसके कमरे में आ सकते थे। ख़याम आयशा के पुकारने पर इसने आँखें खोली, वो जिसके खुमार की सुर्खी लिए वो हुई थी। जी आप ही, लहजा नम था। ये शायद आयशा को लगा। वो चलते इसके सरहाने आकर बैठी थी। इसने इसके माथे पर हाथ रखा तो इसे लगा जैसे इसने किसी जलते हुए कोयले पर हाथ रख लिया हो। तो ख़याम, इतना तेज़ बुखार कहाँ थे सारी रात? आयशा ने के पूछने पर इसने इसकी गोद में सर रखा और बोला, कुछ नहीं। ख़याम, मेरी जान क्या हुआ है? आयशा ने पूछा। कुछ नहीं, अभी बस किसी की नज़र में अपनी अहमियत देख कर आ रहा हूँ। ख़याम बोलकर खामोश हो गया। आयशा ने भी इससे मज़ीद कोई सवाल ना किया। उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि यही होगा। या अल्लाह इन पर रहम फरमा। आयशा दिल में दुआ गो हुई थी, जब सब दर बंद हो जाए तब ये एक दर खुला रहता है। ख़याम उठा, सूप पी लो। आयशा इसके सामने बैठी बोली। इस वाक़ये को 1 हफ़्ता गुज़र चुका था, पर ख़याम का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप ही परी आई? ख़याम ने पूछा। ये सवाल न जाने वो कितनी बार पूछ चुका था। नहीं ख़याम, वो नहीं आई। आयशा ने मायूसी से कहा, जिस पर ख़याम की आँखों में करब उतरा था। इसे पता है मैं बीमार हूँ? ख़याम ने पूछा। था नहीं, इसे नहीं पता, इसलिए वो नहीं है आई। अगर इसे पता होता तो वो ज़रूर आती। आपको पता है ना कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। ख़याम ने शायद खुद को तसल्ली दी थी। तुम सूप पियो। आयशा ने चम्मच इसके मुँह के पास किया। आप ही से बोले, एक बार मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है मेरी गलती है, मैं आदम अंकल से भी सॉरी कर लूँगा, पर आप प्लीज़ परी से बात करें, आपकी बात वो नहीं टालेगी। ख़याम ने कहा। इसके लहजे में मिन्नत थी। अच्छा तुम ये पियो, मैं करती हूँ इसे कॉल। आयशा ने कहा था। ये मैं खुद पी लूँगा, आप इसे कॉल करें। ख़याम बाउल पकड़ता बोला। आयशा ने कुछ देर से देखा, फिर उठ गई थी। प्रीशा कहाँ हो? आदम साहब ने घर में दाखिल होते पुकारा था। जी बाबा, प्रीशा किचन से निकलती बोली थी। किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस खाना बना रही हूँ। मैंने मना किया था ना, खाना मत बनाना, आज हम बाहर डिनर करेंगे। फिर भी तुम पास नहीं आई। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा मुस्कुराती। इन दिनों में इनका रवैया प्रीशा के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो इसका ख्याल रखते थे, सारी गलत आदतें भी छोड़ चुके थे, गोया वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। बाबा, दादू के लिए बना रही हूँ, इनसे नहीं खाया जाता बाहर का खाना। प्रीशा ने कहा। तो तुम क्यों हल्कान हो रही हो? मैं सोच रहा था कि अम्मा के लिए कोई मेड रख लेते हैं, तुमने खुद भी पढ़ना होता है तो खाखा डिस्टर्ब होगी। आदम साहब ने कहा था। अच्छा, माँ के काम से डिस्टर्ब होते हो तुम दोनों? दादू सीढ़ियाँ उतरते बोली थी। अरे नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, बस रहने दो। पता है मुझे तब आगे हो, तुम दोनों मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो ना? अस्तगफिरुल्लाह दादू, हमने ऐसा कब बोला? पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बुढ़िया इतनी जल्दी तुम दोनों का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। दादा ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारकर कहा, जिससे सब हंस दिए थे। इतने में प्रीशा का फ़ोन बजा। इसने देखा आयशा की कॉल है। वो कॉल सुनने ऊपर चल दी थी। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम सलाम। प्रीशा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। प्रीशा, ख़याम तुमसे मिलना चाहता है, पर मुझे नहीं मिलना है इससे। प्रीशा ने साफ इनकार किया था। प्रीशा, कम से कम इसकी कॉल ही पिक कर लो, बहुत डिस्टर्ब है वो। आशा ने एक और कोशिश की थी। आज 1 हफ़्ते बाद क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? वो पहले तो ख्याल नहीं आया। प्रीशा ने कहा। 1 हफ़्ते से बीमार है वो, बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुश्किल रोके रखा है इसे मैंने। तुम्हारे घर जाने पर न जाने कितनी कॉल्स कर चुका है, पर तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था।
आशा ने इसे बताया था, आप प्लीज़ आप मुझे फ़ोर्स ना करें, मुझे बात नहीं करनी इससे, ना ही मिलना है, आप प्लीज़ इससे कहीं मुझे कॉल ना करें। प्रीश ने कहकर कॉल काट दी थी। वो ज़ाहिर नॉर्मल थी पर अंदर से बहुत उदास थी, जिसे दिन में न जाने कितनी बार बात करती थी। 1 हफ्ते से इसे देखा तक नहीं था और ना ही इसकी बात सुनी थी। अब इसके बीमार होने का सुनकर वो परेशान हुई थी, दिल चाह रहा था इसे देखने का, पर फिर ना बीच में आ रही थी। रात के खाने पर भी वो खामोश रही। आदिल साहब इसका अंदाज़ बखूबी नोट कर रहे थे। बामुश्किल वाले खाने के लिए इसका ज़हन ख़्याल में अटका हुआ था। बेड पर लेटी इसी के बारे में सोच रही थी कि इसका फ़ोन बजा। वो जानती थी किसकी कॉल है, तभी कॉल काट दी थी, लेकिन फ़ोन फिर बजा था। इस बार न जाने मन में क्या समाई, प्रीशा ने कॉल पिक कर ली थी। हेलो प्रीशा बोली थी, परी प्लीज़ कॉल मत काटना, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, ख़याम ने एकदम बोला था। बोलो, प्रीशा ने कहा, स्पार्ट लहजा था। परी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बाबा से भी सॉरी कर लूँगा। प्लीज़ परी ख़त्म कर दो ये नाराज़गी। मुझे बस गुस्सा आ गया था, प्लीज़ ना। ख़याम बोला, लहजा टूटा-फूटा था। तुम कह चुके ये कुछ और भी कहना है। इसका लहजा अभी भी स्पार्ट था। परी प्लीज़। ख़याम के लहजे में कर वाज़ेह था। परी ने आँखें मीची। दोबारा कॉल मत करना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। प्रीशा को रखने ही वाले थे कि ख़याम की बात सुनकर रुकी थी। क्या कहा तुमने? प्रीशा जल्दी से बालकनी में आई, जहाँ वो इतनी सर्दी और धुंध में बाइक के साथ खड़ा था। चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। सर्दी की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, या शायद वो पूरा सुर्ख हो रहा था। प्रीशा ने देखा, वो हल्का-हल्का काँप रहा था। ख़याम इतनी सर्दी में क्यों खड़े हो? घर जाओ अपने, प्रीशा ने कहा था। सॉरी। ख़याम बस इतना बोला। ख़याम मैं बोल रही हूँ ना, घर जाओ। प्रीशा को इसके यूँ खड़े रहने पर गुस्सा आया था। तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें माफ़ नहीं कर देती। ख़याम ज़िद्दीपन से बोला था। उफ़, क्या मुसीबत है, बोल रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें? प्रीशा गुस्से से बोली। फ़िलहाल वो इसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, फिर खड़े रहो सारी रात यहाँ, प्रीशा कहकर अंदर चल दी थी। इसे लगा कि थोड़ी देर तक ख़याम खुद ही चला जाएगा, क्योंकि जितनी सर्दी हो रही थी, ज़्यादा देर जब वहाँ खड़े रहना मुमकिन ना था, ख़ासकर तब जब आपको पहले ही बुखार हो। प्रीशा ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थी, ताकि वो समझ जाए कि वो सो चुकी है, जल्द चला जाएगा। इसके बार-बार माफ़ी माँगने पर इसका दिल दुखा था, पर इससे भी वो ज़्यादा तब दुखा था जब इसकी ज़िंदगी में कोई और आया था। वो जानती थी कि ख़याम में की कोई गलती नहीं है, पर गलती तो इसकी भी नहीं है, तो इसे सज़ा क्यों मिले? जब इसे अपनाना ही नहीं था, तो न जाने अनजाने में इसे ख्वाब क्यों दिखाए? क्यों इसके इतना करीब आया? वो इन्हीं सोचों में घड़ी सो गई थी। वो ना इस वक़्त चला गया होगा। सुबह प्रीशा ने बाहर देखा, तो उसे ख़याम कहीं नज़र ना आया। वो बड़बड़ाते हुए नीचे आया, लेकिन फिर लाउंज का मंज़र देखकर झटकी, जहाँ आदम साहब कंबल ओढ़े घामते हुए ख़याम को कहवा पिला रहे थे। ख़याम तुम इधर क्या कर रहे हो? प्रीशा इसके सर पर खड़ी बोली थी। प्रीशा, यह क्या तरीका है? बेचारा तुमसे सॉरी करने आया था, तुमने बजाय इसे अंदर बुलाने के सारी रात बाहर खड़ा रखा, वो भी इतनी सर्दी में। आदम साहब गुस्से से बोले थे, क्या तुम सारी रात बाहर खड़े रहते हो? मैंने कहा भी था कि घर चले जाओ। प्रीशा बोली। अब अफ़सोस हो रहा था कि कम से कम यूँ नहीं करना चाहिए था। मैंने भी कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। ख़याम काँपते हुए बामुश्किल बोला था। उफ़, तुम्हें पहले ही बुखार था, ऊपर से ये हालत बना ली। बाबा, आप डॉक्टर को कॉल करें, इसे मैं सूप पिलाती हूँ। प्रीशा ने कहा। जिस आदम साहब बाहर चले गए, जबकि ख़याम को सूप पिलाने लगी थी। मुझे माफ़ किया, ख़याम बामुश्किल बोला था। हाँ बाबा, करती, अब बोलो मत ज़्यादा, वरना सर फाड़ दूँगी तुम्हारा। प्रीशा ने कहा, जिस पर ख़याम मुस्कुरा दिया। आज 1 हफ्ते बाद वो मुस्कुराया था। कुछ देर बाद आदम साहब डॉक्टर के हमरा आए थे। वैसे इस मौसम में ज़्यादातर केस बच्चों के ही होते हैं, जो वालिदैन का कहना ना मानकर बाहर सर्दी में खेलते हैं। आप जैसे मैच्योर इंसान से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर इसका मुआयना करने के बाद बोला। वो क्या है ना मेरी, आप ही कहती हैं कि मैं अभी बच्चा ही हूँ। ख़याम मुस्कुराकर बोला। इसकी सर्दी अब कुछ कम हुई थी, जबकि इसकी बात पर डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर इसे मेडिसिन देकर चले गया। मैं चलता हूँ, ख़याम बोला था। इंसानों की तरह चुपचाप बैठ जाओ ज़रा। सर्दी क्या कम हुई, अभी तुम्हें जाने की पड़ गई है। जब ज़रा बेहतर हो जाओ तो चले जाना। प्रीशा ने उसे झिड़का था। अच्छा, परी को बैठ गया, डाँटो तो मत। ख़याम फ़ौरन बोला था। डाँटो मत, दिल तो कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूँ। क्या ज़रूरत है पूरी रात खड़े रहने की? कौन सी मूवी देख कर आ रहे हो? हाँ, प्रीशा ने गुस्से से बोली थी। यार, एक दोस्त नाराज़ था, इसको मनाना चाहा था बस। हो ना हो दोस्त। प्रीशा ने सर खटका था। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम्हें एक बात बताऊँ? ख़याम एक्साइटेड सा बोला था। बोलो। मैं शादी कर रहा हूँ, ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि प्रीशा के दिल में एक कच्ची सी चुभी थी। तुम अभी तक नाराज़ हो, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है। ख़याम ने इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर कहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी ने आहिस्ता से कहा। ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है? मुझसे तो कह सकती हो, आखिरकार हम दोस्त हैं ना। ख़याम बोला था। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए खामोशी से सो जाओ। परी ने कहा तो। ख़याम उठा और बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। आशा भी परेशान हो रही होंगी। ये बात बोलकर ख़याम बाहर निकल गया। परी पीछे अरे-अरे करती रह गई। 2 दिन बाद आप लोग कब तक निकल रहे हैं? ख़याम ने पूछा था। बस कुछ ही देर में निकल रहे हैं, आयशा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद असद अंदर दाखिल हुआ और बोले, चले जी। इसके साथ ही आयशा, असद, रिंशा और अहमद निकल पड़े थे। इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक ढेर उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। असद आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैंने आपको पहचाना नहीं, वो शख्स बोला। जी, हम ख़याम के घर वाले हैं। आयशा ने तारुफ़ करवाया था। अरे माशाअल्लाह, आप ख़याम बेटे के घर वाले हैं, अंदर आएँ ना प्लीज़, वो शख्स खुशदिली से बोला और इनको लेकर अंदर चल दिया था। इधर जाकर उसने सबको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद सना को आवाज़ें देने लगा। सना
सना जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया। सना अपने बाप की आवाज़ में जल्दी से बाहर आई, इन सबको देखकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सना ने मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम सलाम, सब ने एक साथ ही जवाब दिया। उनके साथ ही आयशा और रिमशा सना के गले लगे। असद और अहमद ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। सना जाओ, जाकर मेहमानों के लिए चाय बना कर लाओ। वैसे अंकल आपका नाम क्या है और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैंने पूछा था। बेटा मेरा नाम फैज़ान है और मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक सना और दूसरी हिना। इनकी माँ का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी दोनों बेटियां ही मेरी कुल कायनात है। फैज़ान साहब बोले थे। और हमें सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, सब ने कहा था। दरअसल अंकल हम यहाँ अपने भाई क़याम के लिए आपकी बेटी सना का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। असद ने बात शुरू की थी। हम अपने भाई की थी जबकि असद की बात सुनकर बाहर खड़ी सना के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सना मुझे ये बात बताई थी मगर फैज़ान साहब ने बात अधूरी छोड़ दी थी। मगर क्या अंकल? असद ने परेशानी पूछा। मगर क़याम और सना भी छोटे हैं और क़याम अभी तक कोई काम वगैरह भी नहीं करता। फैज़ान साहब ने अपनी बात मुकम्मल की थी। अंकल आप फ़िक्र न करें, हम इंशाअल्लाह आपकी बेटी को भूखा नहीं रखेंगे। और जहाँ तक बात है क़याम और सना के छोटे होने की, तो मेरे ख़्याल में हमें टाइम से अपने बच्चों के फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। सब ने बात समझाने वाले अंदाज़ में कहा था। मगर अभी मेरी बेटी पढ़ रही है। फैज़ान साहब ने एक और मसला पेश किया था। सना और हिना ने मिलकर चाय का सामान लगाया था। जी हम जानते हैं, और क़याम दोनों ही एक क्लास में हैं और इनका आखिरी साल है। असद ने कहा था। चले हम आपको कल बता देंगे। फैज़ान साहब बोले थे। ठीक है फिर हमें इजाज़त दें। अरे आप लोगों ने कुछ देर रुके तो सही। फैज़ान साहब बोले थे। अरे नहीं, आगे देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। असद ने कहा वो लोग सबसे मिलकर चले गए, जबकि आयशा ने इस दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। असद को ये बात तो में बहुत महसूस हुई थी, मगर उसने घर जाने से पहले इस बारे में बात न करने का फ़ैसला किया। अच्छा लोगों के घर पहुँचने के बाद क़याम ने परी को फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो क़याम? परी ने कॉल पिक करने के बाद पूछा। ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ? क़याम ने कहा था। क्या हुआ? परी ने जल्दी से पूछा। आज आप ही लोग सना के घर गए थे मेरा रिश्ता लेकर, और क़याम न जाने क्या बोल रहा था, मगर परी सुन कहाँ रही थी, वो तो वहीं अटक गई थी। अरे क्या हुआ? तुम सुन भी रही हो कि नहीं? क़याम की आवाज़ पर होश में आई थी। कुछ नहीं, मुझे लगता है दादी बुला रही हैं, मैं इनकी बात सुनने जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, परी ने कहकर कॉल काट दी, जबकि क़याम रटे करता रह गया। इसको क्या हुआ? क़याम ने खुद से कहा और अंदर चला गया। क़याम कहाँ है? आयशा ने घर में दाखिल होते पूछा। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। फ़ातिमा ने कहा। जिस पर आयशा सर हिलाती ऊपर चलती थी, इसकी खामोशी असद को खटक रही थी। आयशा कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। वो वीरान कमरे में बैठी कड़ियाँ जोड़ रही थी। दफ्तर में उठी, उसने अलमारी खोली, अंदर से एक पुराना एल्बम निकाला। ये इसकी फूफो की शादी का एल्बम था। वैसे लिए बेड पर आ बैठी थी। एल्बम खोलने से पहले इसने दिल में दुआ की कि इसका ख़दशात गलत साबित हों, पर गहरी सांस लेकर इसने एल्बम खोला और वो गैर पुतलियों की हरकत दिए एक के बाद सफ़ा पलट रही थी। दफ्तर में एक तस्वीर पर वो रुकी, जिसने आंखें बंद करके खोली। जिसका डर था वही हुआ था। तभी दरवाज़ा खुला। मामा आप लोग आ गए। 10 साल आदिल वाक़ इसके पास आया। आयशा ने एल्बम बंद करके साइड पर रखी थी। मेरा बच्चा आ गए हैं। जी मेरा बच्चा आ गया है। आयशा प्यार से माथे पर आइस के बाल हटाते बोली थी। मामा वहाँ क्या हुआ? क्या वो लोग मान गए हैं? चाचू की शादी कब है? आदिल ने जोश से पूछा। इसके अंदाज़ पर आयशा मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा वो सोच कर बताएंगे। और आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? सुबह तो स्कूल भी जाना है। चलो शाबाश, अपने रूम में जाओ। और भाई कहाँ है? आयशा ने पूछा। वो तो कब का सो चुका है, आपका वेट कर रहा था। चलो मेरा बच्चा जाके सो जाए, सुबह बात करेंगे। आयशा ने प्यार से इसके सर पर बहुत दिया, जिस पर मुस्कुराते हुए उठ गया। वो भी गहरी सांस लेते चेंज करने चली गई थी। अब तो फैसला किस्मत के हाथ में था। आयशा चेंज करके बाहर आया तो असद बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। वो रूम की लाइट्स ऑफ करते सोने के लिए लेट गया। असद अभी भी साइड लैम्प की रोशनी में बैठा पढ़ रहा था, जबकि आयशा बस छत को घूर रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसका जहन बस एक ही जगह अटका था। क्या सोच रही हो? असद ने किताब रखते हुए पूछा था। कुछ नहीं है, आयशा गहरी सांस लेकर बोली। असद को इसका अंदाज खटक रहा था। कुछ तो है, जब से आई हो तब से खामोश हो। वहाँ भी बिल्कुल खामोश थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऐसे ही बात बताएं। कुछ दिन पहले पुप्पा का वकील आया था। कोई काम था? आयशा ने पूछा। हाँ, वो ज़ैनब पुप्पा वाला घर और बिज़नेस क़याम के नाम ट्रांसफ़र हो गया है ना। पुप्पा की वसीयत थी जब वो 22 का हो जाएगा तो सब कुछ इसके नाम मुंतकिल हो जाएगा, इसलिए वकील आया था। असद ने कहा। पुप्पा का बैंक बैलेंस भी था क्या? वो भी? आयशा ने पूछा था। हाँ वो भी। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं बस ऐसे ही, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ़ कर दें। आयशा आंखें बंद करते बोली। असद ने भी मज़ीद कुछ ना कहा, वो भी लाइट ऑफ़ करता आंखें मूंद गया था। असद अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था। जब इसका फ़ोन बजा, इसने देखा कोई अननोन नंबर था। हेलो, वो कॉल रिसीव करता बोला था। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मैं फैज़ान बात कर रहा हूँ, सना का वालिद। फैज़ान साहब ने कहा था। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? असद ने मुस्कुरा कर कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था, मुझे एक रिश्ता मंजूर है। लेकिन फैज़ान साहब रुके थे। लेकिन असद साहब ने पूछा। लेकिन अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बच्चों की पढ़ाई के बाद। फैज़ान साहब ने कहा था। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें, तो फिर इस जुम्मे को निकाह रख लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो। असद ने पूछा। जी ठीक है, फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। असद ने कहकर कॉल काट दी। फिर घर फ़ोन करने का सोचा, लेकिन फिर सरप्राइज़ देने का सोच कर रख दिया था।
हेलो प्रीशा कॉल रिसीव करते बोली थी, मोहतरमा डिनर पर जा रहे हैं किसी के वलीमे पर नहीं, जो तुम्हारी तैयारी ख़त्म नहीं हो रही, जल्दी आओ। यूँ खड़े खड़े मेरी टांगें दर्द हो रही हैं। ख़याम बोला बस आ रही हूँ। प्रीशा कॉल काटती ही बोली थी। फिर इसने एक नज़र खुद को आईने में देखा और इस वक्त पिंक लॉन्ग फ्रॉक पर हमें रंग हिजाब लिए खड़ी थी। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था जाने को, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं थी ख़याम के साथ बैठकर किसी तीसरे इंसान को डिस्कस करने की। फिर वो अपना सर झटक कर नीचे चलती। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने सलाम करके एक नज़र बगौर इसका जायज़ा लिया, जो ब्लैक पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट और लेदर की ब्लैक जैकेट पहने खड़ा था। चेहरे पर ज़रा सी शेव बढ़ी हुई थी। उसकी काली चमकदार आंखें से मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। प्रीशा की आंखों में ज़ख्मीपन सा उतरा था। वालेकुम सलाम, शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मैं तो नाउम्मीद ही हो जाना था। ख़याम ने कहकर बाइक स्टार्ट की। प्रीशा खामोश बैठी थी। अब बताओ कहाँ चले? ख़याम ने पूछा। कहीं भी जहाँ तुम चाहो, प्रीशा ने कहा। ओके चलो फिर डिनर करते हैं, मुझे भूख भी लगी है। ख़याम कहकर बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी थी। स्टडी कैसी चल रही है परी? ख़याम ने ऑर्डर देने के बाद पूछा था। ठीक चल रही है, तो तुम सुनाओ? प्रीशा ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पेपर के बाद भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करूँगा। वो तो अब तुम्हारी शादी के बाद ही होगा, प्रीशा ने कहा। दिल में टीस सी उठी थी। हाँ बस दुआ करो वो हाँ कर दे। क़याम ने कहा। तब इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। एक लम्हे को तो वो बिल्कुल ठहर गया था। प्रीशा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसे हैरत का झटका लगा। जहाँ सना किसी लड़के के बाजू थामे चली आ रही थी, साथ में उससे हंस कर कुछ कह भी रही थी। इसने स्लीवलेस रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, साथ मेकअप ज्वेलरी पहने। वो काफ़ी तैयारी के साथ आई थी। प्रीशा ने क़याम को देखा। इसकी आंखों में वाज़ह नाक बारी थी। मैं आता हूँ, क़याम बोलता उठ गया था। प्रीशा ने मुड़कर देखा। वो उनके टेबल की तरफ जा रहा था। सना। क़याम ने पास जाकर सना को पुकारा। वो एकदम चौंके से देखा। उसके चेहरे की रंगत वाज़ह तौर पर उड़ी थी। क़याम तुम यहाँ? सना खुद को कंपोज करती हुई बोली। इसके साथ बैठे लड़के ने अजीब नज़र से क़याम को देखा था, जैसे इसकी मुदाखलत पसंद ना आई हो। मैं बड़ी के साथ डिनर करने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? क़याम ने पूछा। ये कबीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और कबीर, ये क़याम है, मेरा क्लास फेलो। सना ने क्लास फेलो पर काफ़ी ज़ोर देकर कहा था, जिस पर कबीर ने जांचती नज़र क़याम पर डाली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कबीर ने क़याम के आगे हाथ फैलाया था। क़याम ने एक नागवार नज़र इस पर डाली, इससे हाथ मिलाया। आओ तुम भी हमारे साथ डिनर करो, सना ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर कबीर ने एक तेज़ निगाह इस पर डाली। नहीं थैंक यू, तुम लोग एंजॉय करो। क़याम बोलता अपनी टेबल पर जा बैठा। कौन आई है? प्रीशा ने पूछा। दोस्त है कोई? क़याम ने कहा। इसके चेहरे पर वाज़ह नागवारी थी। कबीर की वजह से नहीं, सना की ड्रेसिंग और इसकी कबीर से फ्रैंकनेस की वजह से। वेटर इनके ऑर्डर सर्व किया, लेकिन क़याम की भूख तो तड़के पे मर चुकी थी। प्रीशा बस गौर से इसे देख रही थी। वो गुस्से में लगता था। थोड़ी देर बाद सना और कबीर वहाँ से निकल गए थे। घर में सब कैसे हैं? प्रीशा ने इसका ध्यान हटाने के लिए बात शुरू की। सब ठीक है, तुम बताओ दादू कैसी हैं? क़याम गहरा सांस लेता बोला था। ठीक है, तुम मिलने आ जाना, तुम्हें याद कर रही थी। हम आऊँगा। खैर तुम बताओ इस वीकेंड पर क्या प्लान है? क़याम ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस एक टेस्ट की तैयारी करूँगी। तो फिर मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मैं बहुत दिनों से जाने का सोच रहा था, पर टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, प्रीशा बोली। फिर वो दोनों यूँ ही इधर-उधर की बातें करने लगे। क़याम आराम से खाओ, कोई पीछे पड़ा है क्या? फ़ातिमा से तेज़ खाते हुए देखकर टोका था। आप भी डोंट डिस्टर्ब मी, पहले बहुत लेट हो चुका हूँ, आज मेरा टेस्ट भी है। क़याम जो उसका ग्लास उठाता बोला था। क़याम आराम से खाओ, 10 मिनट तो लगते हैं तुम्हें यूनी पहुँचने में। रिमशा ने कहा। नहीं आप ही, मुझे अभी परी को भी ड्रॉप करना है, इसलिए लेट हो रहा है। क़याम पराठा वाला मुँह में डालता बोला था। चाचू चाची को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा। चुपचाप पराठा खाओ, वरना तपटों से नाश्ता करवाऊँगा। क़याम से घूर कर बोला। ये सही है, अभी चाची आई नहीं, आपने हमें पहले से ही पराया कर दिया। भूल गए बचपन का प्यार? आदिल लुक से बोला। क़याम ने पूरी आंखें खोल कर से देखा था। कौन सा बचपन का प्यार? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। क़याम बोला था। हाँ अब तो थोड़ी ना याद होगा, क्योंकि अब तो बस चाची ही याद रहेंगी ना। हैदर बोला। क़याम ने इसे खा जाने की नज़र से देखा। बाकी सब बस इसे हंस कर देख रहे थे। हाँ मुझे याद आया, फिजान साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिया। जुम्मे को निकाल रखा है। सन ने मुस्कुरा कर कहा। याहो, हम भी शॉपिंग करेंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे? आदिल और हैदर एक साथ बहन होकर बोले थे। बिल्कुल नहीं, दोनों उठो, कोई छुट्टी नहीं है, चलो स्कूल है दोनों। और तुम भी उठो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? आशा ने तिन्नों को झटकाता। जा रहा हूँ, क़याम उठता बोला। आदिल और हैदर भी मुँह बनाकर नाश्ता करने लगे। आशा, ये क़याम अभी तक आया क्यों नहीं, सब पूछ रहे हैं। असद ने आयशा से पूछा। आज क़याम का निकाह था, फंक्शन लॉन में रखा गया था। मुझे नहीं पता, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आयशा बोली थी। उफ, कहाँ चला गया लड़का, हद होती है लापरवाही की। असद ने कहा। तभी क़याम आदम साहब के साथ अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? इसने पूछा। क़याम ने इस बार नज़र से देखा था, बस एक काम आन पड़ा था, इसलिए देर हो गई। क़याम बोला। इसके अंदाज़ पर असद को कुछ चुभा था। आयशा जबकि नॉर्मल तासुरात लिए देख रही थी। चलो जाओ स्टेज पर बैठो, सब इंतज़ार करें, असद ने कहा, जिस पर सारी लाता स्टेज पर जा बैठा। खालू जान प्रीशा कहाँ है? आयशा ने पूछा। तो वो देखो, वो चली आ रही है अपने दादों के साथ। हम सामने मुस्कुरा कर पीछे इशारा किया, जिस पर आयशा ने मुड़कर देखा, जहाँ पर ये अपने दादों का हाथ पकड़े आ रही थी। सुर्ख रंग की मैक्सी पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने इनके पास आते सलाम किया। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर प्रीशा फीका सा मुस्कुराई थी। आमीन। प्रीशा बोलती स्टेज की तरफ बढ़ गई, बार बार आंखों में आए नमी को पीछे धकेल रही थी। खालू जान, आपसे एक काम कहा था।
आयशा ने आदम साहब से कहा था, फ़िक्र मत करो बच्चे, तुम्हारा काम हो गया है, बस अब शादी एंजॉय करो। आदम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराती स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो ख़याम। प्रीशा स्टेज पर आती बोली थी, वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। इतनी देर कहाँ लगा दी? ख़याम ने एक नज़र बगौर से देखकर पूछा था। वो बाबा पता नहीं कहाँ चले गए थे, इसलिए देर होगी, इसने बताया, जिस पर ख़याम महज़ से सारी डाल गया था। सना नहीं आई अभी तक? प्रीशा ने पूछा। नहीं, ख़याम ने एक लफ्ज़ जवाब दिया। तभी असद परेशान सा स्टेज पर आया था। क्या हुआ भाई? ख़याम ने सपाट में पूछा। ख़याम, वो सना घर छोड़ कर चली गई है, इसके पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने माजरत कर ली है, अब क्या करें? सब लोग पूछ रहे हैं निकाह कब होगा? सब परेशान सा बोला। प्रीशा ने चौंक कर ख़याम को देखा, पर उसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे। ये क्या तरीका है भाई, इन लोगों को अपनी नहीं कर तो कम से कम हमारी इज़्ज़त का भी ख़्याल कर लेना चाहिए था। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? उमर ने कहा था। बिल्कुल ठीक, हमारे सब रिश्तेदार यहाँ पर हैं, सब पूछ रहे हैं निकाह कब होगा, क्या कहेंगे हम लोगों को? आयशा ने गुस्से से कहा। मैं क्या करूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी सब जानने वाले यहाँ हैं, दोस्त, रिश्तेदार, बिज़नेस पार्टनर सब मौजूद हैं। यहाँ अगर निकाह ना हुआ तो बहुत बेइज़्ज़ती होगी हमारी। सब परेशानी में सलता बोला। सब भी परेशान खड़े थे, बस एक ख़्याल था जो कि सपाट नज़रों से सब देख रहा था। बस एक ख़याम था जो सपाट नज़रों से सब देख रहा था। क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों नहीं वो लोग अभी तक? आदम साहब ने स्टेज पर आते पूछा था। नहीं आ रहे वो लोग, इनकार कर दिया इन्होंने। फातिमा ने कहा। क्या, पर क्यों अचानक, और इतने लोगों से हम क्या कहेंगे? आदम साहब ने पूछा था। पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर निकाह ना हुआ तो लोग बातें करेंगे, असद बोला। जिस पर आदम साहब कुछ सोच में पड़ गए थे। दफ्तर की नज़र प्रीशा पे पड़ी, जो कि परेशानी से सब देख रही थी। एकदम इनके दिमाग में ख्याल क्लिक हुआ था। असद, मेरी बात सुनो ज़रा। आदम साहब असद को लिए कोने में जाकर खड़े हैं। प्रीशा ने ख़याम को देखा, जो कि सपाट नज़र से उन्हें देख रहा था, जहाँ आदम साहब और असद खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। प्रीशा, मेरी बात सुनो ज़रा, आदम साहब ने प्रीशा को कहा। तभी असद की बुलाने पर ख़याम उठ गया था। जी पापा। प्रीशा आदम साहब के साथ एक तरफ खड़ी हुई बोली थी। बेटा, मेरी बात अमल से सुनना। मुझे पता है ये सब अचानक हुआ है, पर बेटा ये लोग बहुत मुश्किल में हैं, निकाह होना ज़रूरी है, वरना लोग बातें करेंगे। आदम साहब ने समझाया था। क्या मतलब बाबा, मैं समझी नहीं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और ख़याम का निकाह हो जाए। आदम साहब ने कहा था। बाबा, पर देखो बेटा, अभी जो हालात हैं ये ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। आदम साहब ने कहा था। लेकिन बाबा, ख़याम तो सना को पसंद करता है, फिर मैं कैसे? प्रीशा को कुछ समझ ना आई। देखो बेटा, वो लोग तो नहीं आ रहे, इस लड़की ने भी ख़याम की कोई परवाह ना की। अब अगर तुम भी इसका साथ ना दोगी, बेचारा क्या करेगा? प्लीज़ मान जाओ बेटा, ख़याम के वो बहुत एहसान है हम पर, प्लीज़ मेरा बच्चा। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा सोच में पड़ गई थी। पापा, ख़याम नहीं मानेगा। प्रीशा ने मन ही मन में बात बनाई थी। बेटा, असद इससे बात कर रहा है, तुम प्लीज़ हाँ कर दो। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा ने चार हाँ कर दी। फिर एक नज़र दूर कर ख़याम पर डाली, जो कि अभी भी सपाट सा खड़ा सामने बोलते असद और आयशा को सुन रहा था। इसके तासुर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था इसे इनकी बात पसंद आ रही है या नहीं। पर प्रीशा गहरी सांस लेती स्टेज पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद ख़याम भी इसके बराबर आ बैठा। प्रीशा ने गर्दन मोड़ के इसे देखा, पर इसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए। प्रीशा और ख़याम का निकाह हो गया, जिस पर सबने सुकून का सांस लिया। खाना सर्व होने के बाद मेहमान जाने लगे। अब बस घर वाले ही बाकी थे, अब चलना चाहिए हमें। आदम साहब बोलते उठ गए थे। प्रीशा भी उठ खड़ी हुई। वो जाने से पहले ख़याम से बात करना चाहती थी, पर इसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फ़ोन पर बात करने का सोच कर आदम साहब के साथ घर आ गई थी। दिल के किसी कोने में अजीब सी खुशी भी हो रही थी। मनचाहा हमसफ़र मिल जाना भी खुशकिस्मती की बात है। प्रीशा, तुम्हारी बात हुई ख़याम से? रात के खाने पर आदम साहब ने पूछा। आज प्रीशा के निकाह का 1 हफ़्ता गुजर गया था। इस 1 हफ़्ते ना तो ख़याम मिलने आया था, ना ही वो इसकी कॉल रिसीव कर रहा था। 1 हफ़्ते में प्रीशा के दिल पर बहुत सा बोझ डल गया था। नहीं बाबा, मेरी बात नहीं हुई। चलो कोई नहीं, वो बिज़ी होगा, जब फ़ारिग होगा खुद ही कॉल कर लेगा। आदम साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, जिस पर महज़ से सर हिला दिया, वरना दिल तो बहुत वीरान था। मुसलसल बजती फ़ोन की घंटी से प्रीशा की आँख खुली थी। उसने हाथ बढ़ाकर साइलेंट ऑन किया। फिर एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? हेलो। प्रीशा को रिसीव करते बोली थी। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर परी। फ़ोन में गूंजती इसकी आवाज़ पर प्रीशा ने फट से आंखें खोल ली थी। सारी नींद एकदम उड़न हुई थी। ख़याम, तुम? प्रीशा ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं जल्दी नीचे आओ, कब से खड़ा हूँ, ख़याम ने कहा। जिस पर प्रीशा ने जल्दी से उठकर बालकनी से बाहर झाँका, जहाँ वो आज भी हमेशा की तरह अभी बाइक के साथ टेक लगाए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ख़याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस वक्त? प्रीशा ने फ़ोन से पूछा। भाई, तुम्हारा बर्थडे है तो क्या हम सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे? अब बातें ना करो, जल्दी नीचे आओ, ख़याम ने कहा। कहकर कॉल काट दी थी। प्रीशा ने एक नज़र से देखा, फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। ख़याम ने एक नज़र बगौर से देखा। वो इस वक्त पीले रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। अपने आप से हुलिया में भी वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उफ़, कितनी देर लगा दी है। ख़याम बाइक स्टार्ट करता बोला। इसका अंदाज़ भी बिल्कुल नॉर्मल था। ख़याम, मुझे हाँ, मुझे बहुत कुछ पूछना है, मैं जानता हूँ। फ़िक्र ना करो, किसी अच्छी जगह पर आराम से बैठकर सारी स्टोरी सुनाऊँगा। अब बैठो भी। ख़याम इसकी बात काट के बोला, जिस पर वो कन्फ्यूज़ सी हुई बैठी थी। हमने बाइक सड़क पर डाली। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने-सामने बैठे थे, चॉकलेट केक के साथ और कुछ लोग। ख़याम ने मुस्कुराकर पूछा। ख़याम, प्लीज़ ये नौटंकी बंद करो, अब बताओ भी ये सब क्या था?
तुम पिछले 1 हफ्ते से कहाँ थे? ना मेरी कॉल उठा रहे थे, ना मिलने आ रहे थे। प्रीशा ने पूछा। बाबा बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई है? बारी-बारी बताता हूँ। पहली बात, मैं पिछले 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर था। एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था दुबई। दोस्त? कौन दोस्त? प्रीशा ने कहा। अरे वही दोस्त है ना कबीर, तुम जानती हो ना, वो इस दिन रेस्टोरेंट में मिला था, याद आया? क़याम ने कहा। प्रीशा ने कुछ पल सोचा, फिर एकदम दिमाग में क्लिक हुआ। वो जो इस दिन रेस्टोरेंट में सना के साथ था। प्रीशा ने पूछा। हाँ वही, वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, इसकी शादी में गया था। इसकी शादी किससे हुई? क़याम ने कहा। किससे? प्रीशा ने पूछा। सना से। क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर प्रीशा की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। क्या? प्रीशा ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, तुम जानती हो सना कौन है? क़याम ने ठोड़ी तले हाथ रखकर पूछा। प्रीशा ने आबरूज खाकर से देखा था। सना मेरी कज़न है, मेरे चचा की बेटी, और वो कबीर काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। मुझसे शादी वो मजबूरी के तहत कर रही थी। तुम्हें याद है, कुछ अरसे पहले बाबा के वकील आए थे। बाबा ने वसीयत की थी कि जब मैं 22 का हो जाऊँगा तो उनका सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए अब मेरा कुछ भी मेरे चचा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर सना को मेरे पीछे भेजा। वो चाहते थे कि एक बार निकाह हो जाए, फिर वो मुझे रास्ते से हटा दे ताकि मेरा सब कुछ इनके पास आ जाए। इसलिए वो नाम बदल कर हमसे मिलने लगे। इतने साल बाद कोई कहाँ इन्हें पहचानेगा? लेकिन क़याम रुका था, जबकि प्रीशा बगैर पल के चुप ऐसे सुन रही थी, जो कि मज़े से बोल रहा था। इसे मारने की प्लानिंग हुई थी। लेकिन प्रीशा ने पूछा। लेकिन आयशा आपी ने इन्हें पहचान लिया? बाकी तसल्ली शादी के एल्बम में इनकी तस्वीर को देखकर होगी। सो उन्होंने मुझसे बात की और मैंने सना से। फिर इसने सारी बात मानो तन मुझे सुनाई। वो बेचारी भी मजबूर थी, बस एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। इसलिए तुम्हारे बाबा की मदद से मैंने निकाह के वक्त गायब करवा कर दुबई भिजवा दिया। 1 मिनट, ये बाबा किधर से आ गए और ये सब तुमने किया? प्रीशा ने हैरत से पूछा था। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे बाबा से निकाह से 1 दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी जो कि मेरी परी मुझे इतने सालों में नहीं बता पाई। तब मैंने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क़याम ने मुस्कुराकर कहा। जब किसकी बात पर? प्रीशा ने चौंके से देखा। दिल एकदम तेज़ से धड़का था। क्या कहा तुमसे बाबा ने? इसने फ़ौरन पूछा था। ये कि इनकी बेटी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत मोहब्बत करती है और ये कि वो उसके बगैर नहीं रह सकेगी, तो मैं ये शादी ना करूँ, कुछ ऐसा ही था उन्होंने। वैसे क्या ये सच है? क़याम ने मुस्कुराकर पूछा। जब किसकी बात पर? प्रीशा ने गला तड़ किया था। कुछ देर से देखती रही, फिर एकदम आंखों में गुस्सा भर आया था। यानी बाबा के कहने पर तुमने मुझसे निकाह किया और तुम्हें लगा कि मुझे भी बैठे-बैठाए इश्क का भूत चढ़ गया। छी, कितनी फ़िल्मी सोच है तुम्हारी। खैर छोड़ो, चलो केक काटते हैं, क़याम ने कहा। प्रीशा ने आलूर नज़रों से इसे देखा, फिर एकदम उठ के बाहर निकल गई। क़याम भी फिर सुकून से चाल चलता इसके पीछे आया। केक को पैक करवाकर बाहर आया, जहाँ वो इसकी बाइक के पास खड़ी थी। मुझे घर छोड़ कर आओ, प्रीशा गुस्से में बोली थी। किस लिए? अभी तो हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। क़याम ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे? घर छोड़ कर आओ मुझे, प्रीशा ने कहा। तो अच्छा, छोड़ आता हूँ। इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? सीरियसली क़याम, क्या मुझे अभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए? बाबा को पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें ना पता चल सका, और अगर बाबा तुम्हें ना बताते तो तुम्हें शायद कभी पता ना चलता। ठीक है सना, तुम्हारी ज़िंदगी से चली तो तुमने सोचा क्यों ना प्रीशा पर तरस खा लिया जाए। अगर तुम्हें पता ना चलता तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाती, तुम कभी भी मेरे बारे में ना सोचते। प्रीशा ने कहा। क़याम बस मुस्कुरा कर से सुन रहा था। मेरी प्यारी परी, तुम्हें पता है मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम बता देती। इसमें क्या था? अब क्या ज़रूरी है कि मैं भी किसी फ़िल्म के हीरो की तरह तुम्हें प्रपोज़ करने आता? ये दुनिया जितनी हम लड़कों की है, इतनी ही लड़कियों की भी है। जब रिश्ता बराबरी का है तो कोई भी इज़हार कर सकता है। और एक और बात, मैंने कोई तरस नहीं खाया तुम पर, समझी? मुझे भी अपनी झल्ली सी परी अच्छी लगती है। तुम्हें पता है, आयशा आपी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सना को छोड़ सकते हो? मैंने पहली फुर्सत में कह दिया, हाँ मैं इसके बगैर रह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम परी के बगैर रह सकते हो, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी परी को देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि प्रीशा हैरत की मूरत बने से सुन रही थी। पर ये कोई फालतू स्पीच थी? प्रीशा बोली थी। फालतू स्पीच थी? पूरा 1.5 घंटा लगाकर याद की है मैंने, क़याम ने कहा, जिस पर प्रीशा ने इसे गोली से नवाजा था। घर छोड़कर आओ मुझे और मेरा केक मुझे दो। प्रीशा इसके हाथ से केक लेती बोली थी। ओके मैडम, और कोई हुक्म? क़याम बाइक स्टार्ट करता बोला था। हाँ, सुबह जल्दी भी करने आ जाना, क्योंकि टेस्ट है मेरा फर्स्ट लेक्चर में। प्रीशा बाइक पर बैठती बोली थी। और कुछ? क़याम ने बाइक चलाते पूछा था। हाँ, तुम्हें सुबह मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना होगा, समझे? और वो तुम्हारे चचा का क्या बना? प्रीशा ने पूछा। अरेस्ट करवा दिया, सना ने भी इनके खिलाफ बयान दे दिया, और मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा, समझी? क़याम बोला था। देखो मिस्टर हस्बैंड, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम किसी और से शादी करने वाले थे। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को ना का मसला ना बनाऊँ, तो सारी ज़िंदगी चुपचाप मेरी मानते जाओ, समझे? प्रीशा ने कहा। जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा, क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो दोनों हंस दिए थे। सो डियर रीडर्स, ये थी नॉवल का नाम है सीप का मोती बाय डेंजरस सिस्टर्स। तो आप सबको ये नावल कैसा लगा? वैसे तो अच्छा था।
नॉर्मल सी स्टोरी थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।